गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स यू। अब स्टोरी में आगे। फीन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसकी इच्छा थी कि वो तुरंत आर्यन को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब वो केवल उसे एक गहरी चोट पहुंचा सकता था। उसकी प्रतिष्ठा सबके सामने बर्बाद करके, सिंह परिवार को पूरे फायर ग्लास शहर के आगे नीचा दिखाकर, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने इसी वजह से ध्यान नहीं दिया और खड़ा हो गया। तभी उसकी पतलून के नीचे से मल और मूत्र का मिश्रण गिरने लगा, जिससे हवा में बदबू फैल गई। आर्यन हंसने लगा। पवेलियन मास्टर फहीम, तुम्हारा मल बह रहा है, हा हा हा। फीन की आंखें भयावह हो गईं। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां बहुत तेजी से फड़क रही थी और उसने ठंडी आवाज में कहा है, हंसो हंसो, तुम बाद में रोगे। फिर वो आगे बोला, 3 दिन बीत चुके हैं, तुम्हारी बेहतर हीरकुंडी पिल कहाँ है? उसे बाहर निकालो। आर्यन ने अपनी नाक पकड़ ली और कहा, मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो मल मूत्र करने बैठे हो। जरा अपने नीचे देखो, गंदगी का एक और ढेर बाहर आ गया है। पवेलियन मास्टर फीम, तुम कितने गंदे हो। सबके सामने गंदगी करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। मंच के नीचे भीड़ हंसी में फूट पड़ी। कई लोगों ने फीम की पतलून के निचले हिस्से को देखा। वहां वास्तव में मल का ढेर था जो बाहर गिर गया। यह बहुत मजेदार था। तुम, फीम ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने उसे रोक दिया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जिसके नितंब पर गंदगी हो। पवेलियन मास्टर फीम, अगर तुम अपनी पतलून में गलती से गंदगी कर देते हो तो इसमें शर्मनाक जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन तुम तो ऐसा बार बार कर रहे हो, यह बहुत शर्मनाक है। अरे अरे अरे, एक और ढेर बाहर गिर गया। आर्यन तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया और अपने दिल में हंस पड़ा। तुम मेरा, यानी कि आर्यन का, पूरे फायर ग्लास शहर के सामने मजाक बनाना चाहते थे। अब देखो किसने किसका मजाक बनाकर रख दिया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। मंच के नीचे हर कोई हंस रहा था। आर्यन ने फीम की सारी इज्जत पर मिट्टी पलीत कर दी थी। अब उसकी वजह से आर्यध्वज हॉल की प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ने वाला था। फहीम के दिल में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से दबाया कि वो लगभग टूटने की कगार पर थे। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा और एक भारी आवाज में कहा, आर्यन बस रुको। इतना बोलने के बाद उसने गुस्से में मंच छोड़ दिया और जल्दी से अमृत दुकान में वापस भाग गया। यह उसके पसंदीदा कपड़े थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। फिर आर्यन ने जोर से कहा, फीम, तुम कायर कुत्ते, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे सामने घुटने टेको और मुझे पिता कहकर पुकारो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी करो और यहाँ आओ। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तुम कपड़े बदलने गए हो या शौचालय में खाना खाने गए हो? फीम को इतना गुस्सा आया कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। वो अभी तक अंदर पहुंचा भी नहीं था और उसकी पतलून से मल टपक रहा था। यहाँ तक कि वो खुद भी उस बदबू को सहन नहीं कर पा रहा था, और अगर वो उसे बदलता नहीं तो वो खुद उसकी बदबू से मर जाता। लेकिन आर्यन उसे ऐसा करने से पहले ही पुकारने लगा और उसका मजाक उड़ा रहा था। वो वास्तव में मंच तक भागना चाहता था और आर्यन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था। बाहर आर्यन फिर से हंसते हुए बोला, जल्दी करो, तुम प्रतिस्पर्धा करने वाले हो या नहीं? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं चला जाऊंगा। मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उसी समय रत्नसिंह ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? वो आर्यन की नजर मुड़ गई और वीआईपी सीट पर बैठे रत्नसिंह की ओर देखा। फिर तुरंत हंसते हुए बोला, मैं चाहे किधर की भी बातें करूं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? वैसे यहाँ बैठने के लिए तुमसे किसने कहा? यह मेरा और फहीम का मामला है, तो तुम बीच में अपनी टांग क्यों घुसा रहे हो? यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भावी ससुर हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ओह हाँ, तुम्हारी प्यारी बेटी कहाँ है? मैंने उसे कुछ दिनों से देखा नहीं है।
कहीं वो किसी 2 कौड़ी के लड़के का बिस्तर तो गर्म नहीं कर रही है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो केवल इस बात से परेशान था कि फहीम के जाने के बाद वो किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जब रत्न सिंह ने खुद अपनी उंगली घुसा दी थी तो वो उसे अच्छी तरह से घुमाएगा। रत्न सिंह का चेहरा लगातार अलग अलग तरह के रंगों में बदलने लगा। अभी उसका मन आर्यन को बीच में से फाड़कर कुत्तों को खिलाने का कर रहा था। फिर अपनी मिठियों को भींचते हुए उसने अपने दिल में सोचा, बस रुको, शाही भोज में बस 2 दिन बचे हैं। उस समय मैं सिंह परिवार को राख में बदल दूंगा। रत्न सिंह को अपनी सोच में डूबा देख आर्यन ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम सिर्फ एक कायर हो। जब तुम्हारे पिता मेरे हाथों मर रहे थे तो तुम्हारी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बताओ, तुम्हारा इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे अपने पिता की मौत का बदला लेने की कोशिश भी नहीं करोगे? तुम सच में एक लोमड़ी की तरह कायर हो, आर्यन ने निडरता से कहा। उसे किसी का डर नहीं था, ना वो किसी से डरने वाला था। हालांकि रत्न सिंह की शक्तियों का स्तर उसकी तुलना में बहुत ज्यादा था। अगर वो अचानक हमला करता तो आर्यन वास्तव में उसका सामना करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन आर्यन के अनुमान के हिसाब से वो कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो 2 दिनों बाद के शाही भोज का इंतजार कर रहा था। रत्न सिंह का गुस्सा भड़क उठा था, लेकिन अंत में उसने इसे सहन किया और कहा, आर्यन, तुम्हें इतना घमंडी नहीं बनना चाहिए जितना तुम बन रहे हो। तुम बस दौड़। अभी उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी। वो कहाँ है? फहीम जल्दबाजी में अमृत दुकान से बाहर निकला और तुरंत भागते हुए मंच पर आया। अब वो आर्यन को घुटने टेकते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वो मंच पर पहुंचा उसने गंभीर आवाज में कहा, आर्यन, क्या तुमने हीरकुंडी पिल में सुधार कर लिया है? अगर नहीं तो घुटने टेककर अपने पूर्वज के आगे झुक जाओ। यह अभी भी बदबूदार है, आर्यन ने अपनी नाक ढकते हुए कहा। फिर फहीम की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? हीरकुंडी पिल में सुधार? पहले तुम अपनी इस बदबू में कोई सुधार करो। फहीम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कहा, मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाए, तभी बातें बना रहे हो। वैसे भी मेरे आर्य परिवार की हीरकुंडी पिल में तुम जैसा कचरा कैसे कोई सुधार कर सकता है? तुम बस हीरकुंडी पिल का अपमान कर रहे हो। यह बोलते हुए वो जोर से चिल्लाया, आर्यन, घुटने टेक दो और मुझे पूर्वज कहो। आर्यन अपनी जगह पर बिना किसी भाव के खड़ा था और फहीम को ठंडी नजरों से देख रहा था। उसे चुप देखकर फहीम आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और बोला, तुम सफल नहीं हुए, है ना? हाँ, मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी से उसे पकड़ो, उसने अपने आदमियों से कहा। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, उसे अपनी और आर्यध्वज हॉल की प्रतिष्ठा पर दाग लगने से बचाना था। अचानक 2 आकृतियां आर्यन के बगल में दिखाई दी। वो दोनों ही युद्ध बुजुर्ग थे। फहीम ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से घुटने टेको। आर्यन अभी भी उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। फहीम आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और बोला, तुम घुटने नहीं टेक रहे हैं, है ना? मेरे लिए उसके दोनों पैर तोड़ दो, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके सिंह परिवार के घुटने कितने कठोर हैं, उसने दोनों युद्ध बुजुर्ग से कहा। तभी नंदीश अचानक चिल्लाया, चलो फिर देखते हैं कि किसमें हिम्मत है। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, अगले ही पल उसका शरीर आर्यन के बगल में दिखाई दिया। फिर उसने नीची आवाज में आर्यन से कहा, आर्यन, तुम डरो मत, अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। फहीम ने गुस्से में नंदीश की ओर देखा और उससे ठंडी आवाज में कहा, नंदीश, अगर तुम शर्त लगाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी हार भी माननी चाहिए। अगर आर्यन हार गया है तो उसे शर्त पूरी करनी होगी। क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करना चाहते हो? उसे कोई डर नहीं था। फायर ग्लास शहर में उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। फायर ग्लास राजवंश की आर्थिक जीवन रेखा का आधा हिस्सा आर्यध्वज हॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उनके लिए एक परिवार को गायब करना बहुत आसान था। नंदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, फहीम, इस जगह को देखो। तुम चाहते हो कि मेरे सिंह परिवार के लोग घुटने टेकें और तुम्हें पूर्वज कहें। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक शौचालय गड्ढे के बगल में फर्श पर सोने जैसा है।
मृत्यु से डरो, सिंह परिवार के शिष्य कहाँ हैं? हाँ हाँ, भीड़ में सिंह परिवार के शिष्य एक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें आसमान को हिला रही थीं। नंदीश निश्चित रूप से आर्यन को परेशान नहीं होने देगा, यहाँ तक कि थोड़ा भी नहीं। घुटने टेककर माफी मांगने वाली बात तो छोड़ ही दो। रत्न सिंह कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नंदीश बाहर आया, तुरंत उसने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सिंह परिवार की प्रतिष्ठा बस इतनी ही है जो तुम लोग अपनी हार भी स्वीकार नहीं कर सकते? नंदीश, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए और घुटने टेक देने चाहिए। अगर तुम वास्तव में बल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो रत्न सिंह के मुंह का कोना फटा और वो हंसने लगा। तो फिर इस मामले को मुझे संभालना होगा और शांति कायम करनी होगी। सभी योद्धा जल्दी से बाहर आओ। तुरंत रत्न सिंह महल के योद्धा भीड़ के बीच से बाहर निकलते हुए आगे आए। इसके अलावा श्रीधर प्रजापति ने भी उसका मजाक उड़ाया। नंदीश, यह फायर ग्लास शहर है, तुम्हारा सिंह परिवार नहीं है जहां तुम अपनी मनमर्जी कर सकते हो। अगर तुम शहर की शांति भंग करना चाहते हो तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सभी योद्धा बाहर निकलो। उसके आदेश के तुरंत बाद प्रजापति परिवार के योद्धा भी भीड़ के बीच से बाहर निकलते हुए आगे आए। जमाल ने भी हंसते हुए कहा, नंदीश, मैं अब और नहीं देख सकता। आर्यन बहुत घमंडी है, मुझे आज उसकी आत्मा को दबाना होगा। अगर वो घुटनों के बल बैठकर और पवेलियन मास्टर फीम के आगे झुककर अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसे पूर्वज कहता है तो इस मामले को आज यहीं दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, हम सभी योद्धा जल्दी से बाहर निकलो। वैदिक परिवार के योद्धा भी भीड़ के बीच से बाहर आए। फिर नारद ब्रह्मा भी खड़ा हुआ और ब्रह्मा परिवार के योद्धा भी आगे आए और सभी योद्धाओं ने 4 परतों में सीधे सिंह परिवार के शिष्यों को घेर लिया ताकि पानी की एक बूंद भी बाहर ना निकल सके। रत्न सिंह ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, नंदीश, जो तुम सोच रहे हो भूल जाना चाहिए। हम संख्या में तुमसे बहुत ज्यादा है। सिंह परिवार के सभी शिष्य घिर चुके थे। इस तरह सिंह परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नंदीश ने पहले से ही इसकी तैयारी की थी। हालांकि फिर भी वो तीनों स्तंभ और रत्न सिंह महल के लोगों की बराबरी नहीं कर सकते थे। वो संख्या में उनसे बहुत अधिक थे। फहीम यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने हंसते हुए आर्यन से कहा, छोटे चुजे, जल्दी से घुटने टेको और मुझे पूर्वज कहो। हा हा हा। रत्न सिंह, नारद ब्रह्मा, जमाल और श्रीधर प्रजापति ने भी एक स्वर में चिल्लाया, आर्यन, बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक दो और उसे पूर्वज कहो, वरना तो हम। अपने दिलों में तो वो आर्यन को मारना चाहते थे, लेकिन अभी के लिए वो उसे घुटनों के बल बैठा और फीम के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मामले के बाद वो आसानी से उसे मार सकते थे और सिंह परिवार को खत्म कर सकते हैं। यह देखकर कि आर्यन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला तो रत्न सिंह अपने दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गया। तुम कुत्ते, मैं आज तुम्हें जरूर मार दूंगा। तुमने मेरे पिता को मारा था, आज मैं उसका हिसाब तुम्हारी जान लेकर चुकता करूंगा। यह समय सिंह परिवार वाले दिन से अलग था। इस बार रत्न सिंह को 100 गुना अधिक विश्वास था कि वो निश्चित रूप से आर्यन को हरा सकता है। नंदीश ने आर्यन से धीमी आवाज में कहा, आर्यन बेटा, तुम पहले यहाँ से निकल जाओ, इन सभी को मैं संभाल लूंगा। उसी समय आर्यन हंसते हुए आगे बढ़ा और फीम और बाकी सभी को देखते हुए बोला, तुम लोगों से किसने कहा कि मैं पिल में सुधार नहीं कर सका? क्या मैंने कहा कि मैं सफल नहीं हुआ? इस बात से रत्न सिंह को थोड़ा झटका लगा। अगर आर्यन ने वास्तव में पिल में सुधार कर दिया होगा तो आज जो कुछ भी हुआ उससे उनका बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। फहीम अपनी हंसी नहीं रोक सका। अरे मजाक करना बंद करो, क्या तेरा जैसा कचरा कभी कोई पिल बनाने में भी सफल हुआ है? हीरकुंडी पिल में सुधार करने की तो बात ही छोड़ दो। आर्यन की आंखों में एक ठंडी रोशनी का निशान दिखाई दिया और रत्न सिंह की ओर देखते हुए बोला, रत्न सिंह, तुम लोग तो पहले से उम्मीद करके बैठे थे कि मैं पिल में कोई सुधार नहीं कर पाऊंगा, है ना? तभी तो तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, है ना? तुम सचमुच दुष्ट हो, लेकिन तुम लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वो तुरंत आगे बढ़ा और फीम के सामने आ गया और उदास होकर कहा, अगर मेघना नहीं होती तो तुम्हारा सिर पहले ही जमीन पर गिर चुका होता। उसकी दोनों आंखें मृत्यु के देवता की तरह थीं।
भीम का पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन तभी रत्नसिंह ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने वास्तव में हीरकुंडी पिल में सुधार कर लिया है तो उसे बाहर निकालो और हम सभी को दिखाओ। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। आर्यन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और हंसा। कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सीधा करने की कोशिश करो हमेशा टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। चलो अब अपनी इन कुत्ते जैसी आंखों को खोल कर रखो और इसे ध्यान से देखो। फिर उसने स्पेस रिंग से एक पिल निकाली। हाँ 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 हाँ, भीम जोर से हंसते हुए बोला। वो आर्यन के हाथों में जो पिल थी उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। इस पिल और हीरकुंडी पिल में क्या अंतर है? यह सिर्फ एक साधारण हीरकुंडी पिल है। अब इसे फेंको और अपनी हार मानकर चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो। अचानक आर्यन ने आगे बढ़ते हुए भीम के चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा और गुस्से में बोला, मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। अगर तुम फिर से कचरा शब्द कहने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक जोरदार थप्पड़ की वजह से भीम जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता या फिर कुछ कह पाता, उससे पहले ही आर्यन नीचे बैठ गया और ठंड स्वर में कहा, यह तुम्हारे आर्य परिवार की पिल है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। इसके बाद आर्यन सीधे काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी के पास गया, जो पूरे समय अपनी जगह से हिला तक नहीं था, और कहा, मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे रत्नसिंह ने बुलाया था, है ना? क्या तुम इसकी जांच कर सकते हो? काले वस्त्र के नीचे दो जानवर जैसी आंखें आर्यन को एकटक देख रही थीं। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और पिल को उसकी बगल की एक मेज पर रख दिया। इस वक्त आर्यन की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। क्या तेज आभा है! बस एक पल की बात थी कि आर्यन महसूस कर सकता था कि काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी में एक अलग तरह की शक्ति थी। यह शक्ति निश्चित रूप से लेवल 9 युद्ध बुजुर्ग और युद्ध सम्राट से भी ऊपर थी। एक शक्ति जो उसके दादाजी से भी अधिक मजबूत थी। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने मेज पर रखी हीरकुंडी पिल उठाई और उसमें अंदरूनी शक्ति डाली। फिर थोड़ी देर के लिए उसे महसूस करने के बाद वो थोड़े गुस्से में दिखा और फिर हीरकुंडी पिल को निगल गया। एक पिल की गुणवत्ता की जांच करने का सबसे सीधा तरीका इसका सेवन करना था। हीरकुंडी पिल उसके शरीर में चली गई। फिर उसके शरीर के अंदर शक्तियों का एक धमाका हुआ। उसी समय काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी को कांपता हुआ देखकर रत्नसिंह ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारी मेरे गुरु को जहर देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो। आर्यन ने रत्नसिंह को नजरअंदाज किया और पलटकर काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी से मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी है? क्या इसे एक बेहतर हीरकुंडी पिल माना जा सकता है? काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अभी भी उस पिल की दुनिया में डूबा हुआ था। अद्भुत अनुभूति अद्भुत थी। हर बार जब शक्तियों का बहाव तेज होता तो उसके शरीर में, चाहे वो फायर हो, पानी हो या फिर अर्थ, 5 एलिमेंट्स की शक्तियां जंगली होकर हमला कर रही थी। अनुभूति बहुत अद्भुत थी। वो अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान था। उसने यह कैसे किया? इस हद तक एक सही चरण औषधीय जड़ी बूटियों के साथ एक पिल में कैसे सुधार किया जा सकता है? इसके भीतर निहित स्पिरिचुअल शक्तियां एक सामान्य हीरकुंडी पिल की तुलना में कई गुना अधिक है। आखिर उसने ऐसा किया कैसे? रत्नसिंह महल के योद्धा तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े और उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन तभी काले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और आर्यन की ओर देखते हुए बोला, तुमने वास्तव में यह कैसे किया? वो एक हेवन स्टेज हकीम था और स्वर्ग संप्रदाय में भी उसे एक महान हकीम माना जाता था। लेकिन उसने पहले कभी इस तरह की गोली नहीं बनाई थी। हालांकि उसने पहले भी इस हीरकुंडी पिल को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए सफल होना असंभव था। आर्यन ने वास्तव में ऐसा कर दिखाया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी दर्शक अचानक चुप हो गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल पूछा, पहले मुझे बताओ, मैं सफल हुआ या नहीं? सब लोग काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी को देख रहे थे। रत्नसिंह, जमाल, नारद ब्रह्मा और श्रीधर प्रजापति सभी की आंखें काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी पर टिकी हुई थी।
भले ही काले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी आर्यन के पक्ष में नहीं था, लेकिन वो एक हकीम मास्टर था और एक हकीम कभी भी एक नई खोज को नहीं ठुकरा सकता था। आर्यन की इस नई खोज की वजह से वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। यह एक सफलता है। हाँ हाँ हाँ। आर्यन जोर से हंसा, मुड़ गया और रत्न सिंह की ओर देखा। क्या तुमने यह सुना? मैं सफल हुआ। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी की बात सुनकर फहीम का दिल कांप उठा। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी को देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम उसके साथ मिले हुए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे आर्य परिवार की पिल में कोई सुधार कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रत्न सिंह भी चिंतित था और उसने पूछा, गुरु वास्तव में क्या हो रहा है? वो भी भौचक्का था। सभी का यही हाल था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि नंदीश भी उलझन में था कि क्या चल रहा था। अभी उन्होंने कहा था कि आर्यन हार गया था, फिर उसने अचानक दाव कैसे जीत लिया? क्या यह हो सकता है आर्यन सच में सफल रहा था? नंदीश ने खुद इस पर विश्वास नहीं किया। उनके पूर्वज ने एक बार कहा था कि सिंह परिवार का शरीर हकीम बनने के लिए उपयुक्त नहीं था। अगर चाहे तो भी वो कुछ छोटी मोटी पिल्स के अलावा कोई उच्च श्रेणी की पिल नहीं बना सकते थे। इसलिए सिंह परिवार ने कभी भी अपने शिष्यों को एक हकीम बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया था। मंच के नीचे भीड़ हंगामा कर रही थी। क्या सुधार सफल हुआ? क्या यह वास्तव में सफल हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हीरकुंडी पिल कोई सामान्य पिल नहीं है। इसे सुधारना कुछ असंभव है। कहीं उस काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को आर्यन ने कुछ लालच तो नहीं दिया है? तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आर्यन ने बिल्कुल भी सफाई नहीं दी और कदम फीम के सामने चला गया और हंसते हुए कहा, घुटने टेको और अपने पूर्वज के सामने झुको, हो सके तो नाक भी रगड़ लेना। हाँ हाँ हाँ, अब जल्दी करो। सिंह परिवार की भी इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल था और आर्यध्वज हॉल की भी। पूरे शहर के सामने आर्यन के आगे घुटने टेकने से आर्यध्वज हॉल की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। यह उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए आलोचना का कारण बन जाएगा। यहाँ तक कि इससे फायर ग्लास राजवंश में आर्यध्वज हॉल का व्यवसाय भी ठप पड़ सकता था। मैं घुटने नहीं टेक सकता। फहीम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आर्यन से चिल्लाते हुए कहा, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं कि तुमने इस पिल को बनाया है? शायद इसे किसी और ने बनाया हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास करूं तो अभी मेरे सामने इसे बनाकर दिखा, वरना मैं कभी भी तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। रत्न सिंह ने काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी की ओर इस उम्मीद में देखा कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वो समझ गया कि पिल को वाक्य में सुधारा गया था, लेकिन वो इसे मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़कर फीम का साथ देते हुए कहा, यह सही है, भले ही वो एक बेहतर हीरकुंडी पिल है, पर तुम इसे कैसे साबित करोगे कि तुमने ही उसे बनाया है? इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे सभी के सामने बनाकर दिखाओ, वरना शर्त हारने वाले तुम होगे। किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि रत्न सिंह को भी नहीं। नारद ब्रह्मा, जमाल और श्रीधर प्रजापति ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। हीरकुंडी पिल में सुधार करना लगभग असंभव था। मंच के नीचे कई लोग चिल्ला रहे थे, हाँ यह सही है, उसे यही पिल बनाकर दिखानी चाहिए। और क्या हो सकता है कि उसने इसे किसी दुकान से खरीदा हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। आर्यन, अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें सभी के सामने इसे बनाकर दिखाना चाहिए। आर्यन ने उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तो मुड़कर रत्न सिंह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा पेट इससे भी नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे तुम बुढ़े लोगों के सामने ही बनाकर दिखाता हूँ। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, अब जल्दी से फर्नेश मंगाओ। रत्न सिंह का चेहरा बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, उसके लिए फर्नेस तैयार करो। आर्यन, अगर तुम इसे नहीं बना पाए तो मैं तुम्हारी यहीं जान ले लूंगा। बिना किसी शक के काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी के द्वारा कहा गया सफलता शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ लगने की तरह था, जिससे उसे शारीरिक तो नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर बहुत दर्द महसूस हुआ था। नंदीश को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। वो आर्यन के पास गया और नीची आवाज में कहा,
आर्यन, अगर तुम इसे नहीं बनाना चाहते तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा। चाचा जी, आप मेरी चिंता मत करो। मैं उनके चेहरों पर तब तक थप्पड़ मारूंगा जब तक कि वो सुअर के भांति सूज नहीं जाते। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि फायर ग्लास शहर के गोली व्यवसाय पर सिंह परिवार का कब्जा हो। हीरकुंडी पिल की वजह से एक योद्धा की शक्तियां तुरंत भर जाती थी, चाहे वो कितने भी गंभीर रूप से घायल हो। इसके अलावा यह शक्तियां बढ़ाने में भी काम आती थी। तो कोई भी एक बेहतर पिल खरीदना चाहेगा। अब जब आर्यन आर्यध्वज हॉल से बेहतर एक हीरकुंडी पिल बनाने में सफल रहा था, तो सिंह परिवार को पूरे फायर ग्लास शहर में गोली व्यवसाय पर काबू करने से कोई नहीं रोक सकता था। आर्यध्वज हॉल और प्रजापति परिवार के हकीमों द्वारा गोली बाजार पर कब्जा करने का कारण हीरकुंडी पिल ही थी। चाहे तो आर्यन सभी के सामने पिल बनाने से इनकार कर सकता था और उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन आर्यन ने यह चुना क्योंकि अब जब वो उसके साथ खेलना चाहते थे तो वो उनसे बड़ी चाल खेलेगा। नंदीश ने आर्यन की ओर देखा, लेकिन वो यह देखने में असमर्थ था कि आर्यन क्या सोच रहा था। पर जब तक यह कुछ ऐसा था जो आर्यन करना चाहता था, तो वो उसका पूरा समर्थन करेगा, चाहे कुछ भी हो। सभी पीछे हटो, उसने सिंह परिवार के सभी शिष्यों से पीछे हटने के लिए कहा। एक पल बाद जगदीश अमृत दुकान से एक फर्नेस के साथ बाहर आया। महाजन भी मंच के नीचे खड़ा था, उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं। फीम ने हंसते हुए कहा, अरे महाजन, तुम आर्यध्वज हॉल के कुत्ते हो, तो इस पूरी जिंदगी में किसी और के सामने दुम हिलाने के बारे में मत सोचना। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम समझ गए? उसके लिए सफल होना असंभव है। आर्यन की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। जैसे ही उसे फर्नेस मिला, उसने चिल्लाते हुए कहा, ध्यान से देखो। तुरंत उसने अपने शरीर में ट्रयू एनर्जी बहाते हुए फर्नेस में आग जलाई। फिर एक एक करके सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को फर्नेस में रखा गया। उसने अपनी ट्रयू एनर्जी की शक्तियों की मदद से आग पर अच्छे से काबू किया हुआ था और अंत में उसने कुछ फायर स्पिरिट जड़ी बूटियों को भी मिलाया जो उसे वीरान पर्वत श्रृंखला से मिली थी। आधे मिनट बाद सफलता, निपुणता +1। सिस्टम की आवाज के बाद सभी दिशाओं में आत्मिक शक्तियों की एक गहरी सुगंध फैल गई। आसपास का हर कोई इसे सूंघ सकता था और अपनी आत्मा को थोड़ा तरोताजा महसूस कर सकता था। ठीक उसी समय आर्यन ने एक झटके के साथ फर्नेस से हीरकुंडी पिल निकाली और उसे सीधे फीम के सामने रख दिया। तुमने इसे ध्यान से देखा था ना? पिल बनाने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। यह इतना तेज था कि अभी तक हर कोई दंग था। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने आर्यन की किसी भी हरकत को नहीं छोड़ा, लेकिन वो अभी भी इसे साफ साफ नहीं देख पाया था और अभी भी नहीं जानता था कि आर्यन इसे बनाने में कितना सफल रहा था। जिस गति से वो जड़ी बूटियों को रिफाइन कर रहा था और सभी चीजों को एकदम सही कर रहा था, उसके आधार पर वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा आर्यन ने फर्नेस को भी नहीं देखा। वो जानता था कि वो सफल हो गया है, जो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से पता चल रहा था। एक बार फिर सभी को जोरदार झटका लगा। सभी दंग थे और अपनी जगहों पर जमे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस तरह की गोली तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो एक राक्षस की तरह था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। फहीम का चेहरा पीला सफेद था। आर्यन ने फिर से चिल्लाकर कहा, कुत्ते, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने इसे ध्यान से देखा है? फहीम होश में आया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सिर्फ एक साधारण हीरकुंडी पिल है, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। आर्यन के हाथों में हीरकुंडी पिल और उनकी हीरकुंडी पिल में कोई अंतर नहीं था। दोनों एक जैसी दिखती थी। हालांकि आर्यन की गति और उसकी सफलता दर के बारे में वो हैरान था। हीरकुंडी पिल को समझना बेहद मुश्किल था और असफल होना बहुत आसान था, यहाँ तक कि एक हकीम गुरु के लिए भी ऐसा कुछ करना असंभव था। आर्यन ने मजाक उड़ाया और सीधे हीरकुंडी पिल को फीम के मुंह में ठूंस दिया। चलो अब इसकी खुद जांच कर लो। एक खांसी के साथ हीरकुंडी पिल सीधे फहीम के मुंह से होते हुए शरीर में उतर गई। जल्द ही उसके शरीर में धधकती हुई आग की गर्म शक्तियों के साथ 5 अलग अलग तरह की जंगली शक्तियां फैलने लगी। फहीम को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था।
उसके अंदरूनी हिस्से में लगातार जंगली शक्तियों का हमला हो रहा था। सभी दिशाओं में खतरनाक शक्तियां बह रही थी, यहाँ तक कि उसके बगल के लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। फीन का पूरा शरीर कांप रहा था। असंभव असंभव, आर्य परिवार ने हजारों वर्षों से इस पर लगातार शोध किए हैं और अब हीरकुंडी पिल को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हालांकि सत्य ही सत्य था। आर्यन बेपरवाह अंदाज में फहीम के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से घुटने टेको। फहीम का शरीर सुस्त पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक स्टाक की आवाज के साथ वो तुरंत नीचे जमीन पर बदहवास सा होकर गिर गया। फहीम का माथा जमीन से जा टकराया, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। हालांकि वो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हार गया था। वो पूरी तरह से हार चुका था। हालांकि यह अंत नहीं था। किसी के लिए उसकी मदद करना दुर्लभ था। अगर किसी ने उसकी मदद की तो यह उनकी गलती होगी और आर्यन सीधे उन्हें ड्रैगन की मदद से मौत के घाट उतार सकता था। कोई भी आगे नहीं आया। क्या वास्तव में हीरकुंडी पिल इतनी कमाल की है? पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अगर कोई आर्यन को झुकाना चाहता था तो आर्यन उसे झुकाकर उसकी गर्दन तोड़ने वालों में से था, और अब वो ऐसा ही करने वाला था। फहीम ने बुजुर्ग महाजन का जो अपमान किया था, उसने आर्यन को बेहद दुखी कर दिया था। इसलिए आर्यन ने उसे पूरे शहर के सामने थप्पड़ मारकर नंगा कर दिया। इससे उसकी सारी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके पास ऐसा करेगा। अब जब आर्यन ने उनकी गर्दन तोड़ने की सोच ली थी, तो वो आर्यध्वज हॉल का उदय यानी कि हीरकुंडी पिल जो आर्य परिवार का गर्व थी, वो इसे तोड़ देगा और इसे बेकार कर देगा। आर्यन की आवाज फीकी पड़ने बाद सिंह परिवार के कुछ शिष्य भीड़ के बीच से बाहर आए। वो सभी सिंह परिवार के पिल रिफाइनिंग हॉल के शिष्य थे और वो सभी लगभग अर्थ स्टेज लेवल 3 के हकीम थे, जिन्हें निम्न स्तरीय हकीम माना जा सकता था। वो मंच पर आए और आर्यन के सामने झुकते हुए बोले, यंग मास्टर। दर्शकों ने तुरंत चर्चा करना शुरू कर दिया। वो कौन है? क्या वो सिंह परिवार के निम्न स्तरीय हकीम नहीं है? वो केवल कुछ घटिया ही पिल्स बना सकते हैं, तो फिर वो मंच पर क्यों चढ़े हैं? आखिर आर्यन क्या करना चाहता है? सभी दर्शक उलझन में थे। यहां तक कि नंदीश भी थोड़ी उलझन में था। आर्यन क्या करने की सोच रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन क्या करना चाहता है। रूबी और वाणी ने भी आर्यन की ओर देखा। आर्यन भाई, तुम क्या करना चाहते हो? हर कोई उलझन में था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि आर्यन क्या करना चाहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हर किसी की नजर आर्यन पर टिकी थी और यह जानने को उत्सुक थी कि वो क्या करना चाहता है। आर्यन फहीम के पास गया और बोला, पवेलियन मास्टर फहीम, तुम गोली प्रतियोगिता हार गए हो और शर्त के अनुसार बुजुर्ग महाजन अब आजाद हैं। फहीम अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, यह असंभव है, असंभव। यहाँ तक कि एक महान हकीम गुरु भी हीरकुंडी पिल में कोई सुधार नहीं कर सकता, उसके लिए इसे सुधारना असंभव है। वो अभी भी हीरकुंडी पिल में सुधार होने से सदमे में था। उसके लिए यह बहुत अविश्वसनीय था। आर्यन उसके जवाब का इंतजार किए बिना सीधे महाजन से बोला, बुजुर्ग महाजन, अब आप आजाद हैं, चलो चलते हैं। महाजन अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें कांप रही थीं और होठ थरथरा रहे थे। वो नहीं जानता था कि क्या कहना है। उसने हमेशा सोचा था कि वो जीवन भर आर्य परिवार की गुलामी करेगा और केवल उनका एक गुलाम बनकर रह जाएगा, जो उनके लिए बस गोली बनाने वाला एक तुच्छ हकीम था। हालांकि जब वो मेघना से मिला था तो वो उसके लिए सबसे अच्छी थी और उसे एक गुलाम होने का भी कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब जब मेघना चली गई थी और फहीम वहां आ गया था तो यह उसके लिए स्वर्ग से नरक में गिरने जैसा था। वो फिर से एक गुलाम बन चुका था और फिर से उन्हीं गुलाम की बेड़ियों में बंध गया था। उसे अब लगने लगा था कि उसके जीवन का अंत एक गुलाम के रूप में ही होगा। लेकिन आर्यन को एक बेहतर हीरकुंडी पिल को बनाते हुए देखने के बाद ऐसा लगा जैसे उसके दिल में ज्वालामुखी फट गया हो।
मैं आजाद हूँ? महाजन अपने दिल में खुद से पूछता रहा। वो खुद इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन जब उसने आर्यन की दृढ़ नजर को देखा तो वो अपने दिल में फुसफुसाया, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं आजाद हूँ। यह सोचते हुए महाजन कदर दर कदम मंच पर चढ़ता गया। आर्यन को देखते हुए वो नहीं जानता था कि क्या कहना है और ना ही वो यह जानता था कि कैसे उसे धन्यवाद देना है। मंच पर ऊपर पहुंचते ही महाजन ने अचानक आर्यन के सामने घुटने टेक दिए और तेज आवाज में कहा, यंग मास्टर धन्यवाद। यह बहुत अचानक हुआ था, आर्यन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और कहा, बुजुर्ग महाजन, यह आप क्या कर रहे हो? महाजन ने जोर से कहा, आज से तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। आर्यन का दिल कस गया और कहा, बुजुर्ग महाजन, आप क्या कह रहे हैं? आप आजाद हैं और अब आप किसी के गुलाम नहीं हो। फीम की आंखें भयावह हो गईं। फिर उसने हंसते हुए कहा, एक गुलाम हमेशा एक गुलाम रहेगा, तुम्हारे सीने से गुलाम का निशान कभी नहीं मिट पाएगा। इससे महाजन को अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। फहीम फिर से खड़ा हुआ और ठंड स्वर में बोला, आर्यन, मेरे आर्य परिवार के पास बहुत से गुलाम हैं, तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा है। महाजन, सिर्फ मेरे आर्य परिवार का एक कुत्ता है, अगर एक कुत्ता चला भी जाता है तो मालिक पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। फीम को देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। आर्यन की गुस्से में फूली हुई आंखों को देखकर फहीम खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह क्या है? क्या मैं गलत हूँ? महाजन, इसे बताओ कि तुम आर्य परिवार के सिर्फ एक कुत्ते हो? एक बूढ़ा कुत्ता, हा हा हा। महाजन का पूरा शरीर कांप रहा था। मन में अतीत की यादें उमड़ने लगी। दिल में अतुलनीय गुस्सा और हत्या का इरादा, तुरंत हत्या का इरादा बढ़ गया था। फीम हंसता रहा, हाँ तुम बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लगता है मलिक बदलने से तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ हाँ हाँ, बस बहुत हुआ, महाजन ने चिल्लाते हुए कहा। बार बार कुत्ता पुकारे जाने से वो बेहद दुखी हो गया था। वो भी एक इंसान था और उसके पास भी गरिमा थी। अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो मुड़कर फहीम की ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर बढ़ते देख फहीम ने गुस्से में कहा, कुत्ते, अगर तुम मेरे सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। रत्न सिंह का मुंह एक बुरी मुस्कान में फट गया और वो हंसने लगा। यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ हाँ। तुरंत उसने अपने महल के योद्धाओं को तैयार रहने के लिए इशारा किया। अचानक दो युद्ध बुजुर्ग जो पहले फहीम की रक्षा के लिए आए थे, आगे बढ़े और फहीम के बगल में खड़े हो गए। अगर महाजन उसे छूने की भी हिम्मत करता तो वो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते। हालांकि इससे पहले कि यह सब कुछ हो पाता, आर्यन ने महाजन को पीछे खींच लिया। बुजुर्ग महाजन, चिंता मत करो, तुम बाद में उसके चेहरे पर थप्पड़ मार सकते हो। रत्न सिंह के चेहरे पर मायूसी दिखी और अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। अगर महाजन फहीम के खिलाफ कोई कदम उठाता तो निश्चित रूप से आर्यन भी उसकी मदद करता। उस समय उसके पास आर्यन के खिलाफ कोई कदम उठाने और उसे मारने का कारण होता, लेकिन आर्यन ने वास्तव में महाजन को वापस खींच लिया। यह उसके उग्र स्वभाव से मेल नहीं खाता था। अगर चीजें रत्नसिंह की योजना के अनुसार विकसित होती तो आर्यन ने जो कुछ भी किया था वो सब व्यर्थ होता। मुंह पर थप्पड़ मारना कोई अशांति नहीं थी, न ही यह उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने का कारण था। फहीम के चेहरे पर थप्पड़ मारना बस एक छोटी सी बात थी, इसके लिए शाही परिवार का शामिल होना उचित नहीं था। आर्यन ने महाजन को सांत्वना दी और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, फिर धीमी आवाज में कहा, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो। महाजन चौंक गया। उसका दिल तुरंत शांत हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन क्या कह रहा था, लेकिन उसकी नजरों को देखते हुए उसने अपना सिर हिलाया। हम। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने फहीम की ओर देखा और कहा, पवेलियन मास्टर फहीम, नहीं माफ करना, पवेलियन मास्टर फट्टू कुत्ते, अपनी आंखों को खुली रखना। फिर उसकी नजरें रत्नसिंह की ओर मुड़ गई। और तुम भी छछुदंद्र की औलाद, तुम भी अपनी आंखों को खुली रखना और देखना कि नाटक अभी शुरू हुआ है। यह सुनकर रत्नसिंह की नजरें अंधेरी हो गईं।
मंच के नीचे चर्चा का एक और दौर शुरू हो गया। अब कौन सा नाटक शुरू होने वाला है? क्या यह सब खत्म नहीं होगा? क्या हो रहा है? आखिर आर्यन करना क्या चाहता है? नंदीश ने नीची आवाज में सिंह परिवार के योद्धाओं से कहा, अगर कुछ भी होता है तो जो भी आर्यन को छूने की हिम्मत करे उसे मार डालो। आर्यन के मुंह का कोना उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हीरकुंडी पिल आर्यध्वज हॉल की एक शीर्ष गुप्त गोली है। इसमें आत्मा ऊर्जा की एक घनी मात्रा होती है और इसे केवल एक उच्च स्तर का हकीम ही बना सकता है। अब सभी के सामने मैं कहना चाहता हूं कि हीरकुंडी पिल सिर्फ कचरा है। नई हीरकुंडी पिल जिसे मैंने आर्यन में विकसित किया है, उसे कोई भी हकीम बना सकता है जो गोलियां बनाना जानता है। आर्यन के बोलना खत्म करने के बाद सिंह परिवार के 4 निम्न स्तरीय हकीम शिष्य तुरंत तैयार हो गए। आर्यन ने नई हीरकुंडी पिल के लिए आवश्यक स्पिरिट जड़ी बूटियों को निकाला और उन्हें चारों निम्न स्तरीय शिष्य और महाजन को दिया और कहा, बस मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार करते जाना। बाकी आप लोगों को किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाजन को अभी भी समझ नहीं आया कि आर्यन क्या करना चाहता था। अगर वो उन्हें बताता जाएगा तो भी उनके लिए हीरकुंडी पिल बनाना असंभव था। हालांकि आर्यन की दृढ़ आंखों को देखते हुए महाजन ने अपने दांत भींच लिए और कहा, ठीक है। फहीम ने मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथों में स्पिरिट जड़ी बूटियों को देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, आर्यन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हीरकुंडी पिल को कोई भी कचरा हकीम बना सकता है? हीरकुंडी पिल को मेरे आर्य परिवार ने हजारों वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किया है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे बस कुछ बेकार टुकड़ों के साथ कुछ समय में तैयार कर सकते हो? क्या यह बेकार कचरे के टुकड़े सच में हीरकुंडी पिल बना सकते हैं? हाँ, रत्न सिंह ने भी हंसते हुए कहा, आर्यन, मैं सच में तुम्हारे साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तुम वास्तव में हीरकुंडी पिल बनाने के लिए सिंह परिवार के कुछ शिष्यों को लाए हो। हाँ, तुम पहले ही जीत चुके थे, लेकिन अब तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हो। हाँ, फिर मैं तुम्हारा मजाक, तुम्हारे सिंह परिवार का मजाक बनते हुए देखने का इंतजार करूंगा। श्रीधर प्रजापति भी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, सिंह परिवार के लोग कब से गोलियां बनाने लगे? क्या इन कचरों को पता भी है कि एक गोली कैसे बनाई जाती है? हाँ, जमाल भी हंस पड़ा। यहाँ तक कि हर कोई जानता है कि सिंह परिवार के लोग गोलियों को बनाना नहीं जानते हैं। आर्यन, फिर क्या तुम सिंह परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम करना चाहते हो? यह सही है, यह पहली बार नहीं है जब वो सिंह परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहा है। वो हंस रहे थे। मंच के नीचे के लोग भी हंस रहे थे। पूरे फायर ग्लास शहर में हर कोई जानता था कि सिंह परिवार की ब्लडलाइन एक हकीम के लिए उपयुक्त नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग केवल कुछ निम्न स्तर की हीलिंग पिल्स बनाने के लिए किया जा सकता था। फिर एक उच्च स्तरीय हीरकुंडी पिल में सुधार करना और एक नई गोली बनाना तो केवल एक सपना था। यहाँ तक कि सिंह परिवार के शिष्य भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। वो सभी नंदीश की ओर देख रहे थे। नंदीश ने अपनी भौहें कसते हुए जोर से कहा, आर्यन पर विश्वास रखो। वो भी यह अच्छे से जानता था कि सिंह परिवार की ब्लडलाइन एक हकीम बनने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन उसे आर्यन पर विश्वास था। आर्यन ने मंच पर मौजूद सिंह परिवार के शिष्यों और महाजन से कहा, बस मेरे निर्देशों के अनुसार काम करना, किसी और बात की चिंता मत करना। अगर वो हंसना चाहते हैं तो उन्हें हंसने दीजिए। देखते हैं कि वो बाद में भी हंस सकते हैं या नहीं। आर्यन के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया और धीरे से कहा, बस तुम रोने का इंतजार करो। इसके तुरंत बाद सिंह परिवार के शिष्यों और महाजन ने एक ही समय में पिल बनाना शुरू कर दिया। सभी ने अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकाला और फर्नेस में आग लगाई और साथ ही स्पिरिट जड़ी बूटियों को अंदर डाला। अचानक हर तरफ गर्म शक्तियां फैल गई और फर्नेस के अंदर सभी शक्तियां एक दूसरे से मिलने लगी और जड़ी बूटियों को रिफाइन करते हुए एक आकार देने लगी। फीम जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। इसे बंदरों का एक झुंड भी कह सकते हैं जो गलियों में बाजीगर के साथ तमाशा दिखाते फिरते हैं। हाँ, आर्यन, मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसना चाहता हूँ। अगर तुम सभी को हंसाना चाहते थे तो तुमने कर दिखाया है।
फहीम भी एक हकीम था और उसके पास गोली बनाने का बहुत सालों का अनुभव था। लेकिन उसके सामने अभी जो हो रहा था उसे एक हकीम द्वारा गोली बनाना नहीं कहा जा सकता था। वो सभी हकीम की सामान्य समझ के खिलाफ जा रहे थे। वो सभी मूर्खों का झुंड थे। श्रीधर प्रजापति का भी फहीम की तरह सोचना था। वो भी एक हकीम था। लेकिन अभी जो कुछ उसके सामने हो रहा है वो उसकी समझ से भी परे था। सिंह परिवार के शिष्यों पर उनकी बातों से असर पड़ता देख आर्यन ने तुरंत कहा, विचलित मत हो, ध्यान केंद्रित रखो। आधे मिनट बाद हवा में चारों तरफ खतरनाक शक्तियां बढ़ गई और फर्नेस से शक्तियां फूटने की आवाज आई। हाँ, मूर्खों के झुंड ने फर्नेस फोड़ दिया, फहीम ने शालीनता से हंसते हुए कहा। यह देखकर कि सभी के फर्नेस से एक धमाके की आवाज आई, वो जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तभी सिंह परिवार का एक शिष्य खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, हमने कर दिखाया। इसके बाद एक एक करके वो चारों खड़े हुए और कहा, यंग मास्टर, यह एक सफलता है। अंतिम व्यक्ति महाजन था। उसने उस पिल को देखा जो फर्नेस में थी। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और आर्यन की ओर देखते हुए बोला, यह एक सफलता है। उनके शब्दों को सुनकर सभी दर्शक चुप हो गए। सभी की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। कई लोग मंच की ओर दौड़े और उनके हाथों में पिल्स को देखा। उनसे एक घनी शक्ति बाहर निकल रही थी। आर्यन ने उनसे पिल्स ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बनाना जारी रखो। इसके बाद उसने मंच पर चलते हुए फहीम, रत्नसिंह और बाकी लोगों की ओर एक नजर देखा भी नहीं और कहा, हीरकुंडी पिल मेरे सिंह परिवार द्वारा विकसित की गई पिल के आगे कुछ भी नहीं है। फिर एक पल कुछ सोचने के बाद आर्यन उत्साह से हंसा। हाँ, हम इसे ड्रैगन स्पिरिट पिल कहेंगे और इसे कोई भी हकीम आसानी से बना सकता है। आओ, कौन इसे चखना चाहता है? आर्यन ने मजाक में हंसते हुए कहा। तुरंत कई लोग आगे बढ़े और कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। फिर आर्यन ने 5 ड्रैगन स्पिरिट पिल्स को आगे आए 5 लोगों में बांट दिया। उन लोगों ने एक साथ पिल को तुरंत निगल लिया। आधे मिनट से भी कम समय में उन 5 के चेहरे बदल गए। उनकी आंखें उत्साह से भर गईं और उन्होंने तुरंत आर्यन के सामने घुटने टेक दिए। मैं सिंह परिवार में शामिल होना चाहता हूँ। मैं सिंह परिवार में शामिल होना चाहता हूँ। तभी उनमें से 2 लोगों के शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। हाँ, मेरी शक्तियां बढ़ चुकी है। मैं अपना लेवल पार कर चुका हूँ। मैं युद्ध आत्मा स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ। 10 साल, पूरे 10 साल बाद मैं युद्ध आत्मा स्तर पर पहुँचा हूँ। हाँ, मेरे एक साथ 2 लेवल बढ़ चुके हैं और सीधे युद्ध मास्टर के 8वें स्तर पर पहुँच गया। यह पिल वास्तव में अद्भुत है। यंग मास्टर आर्यन, मैं भी सिंह परिवार में शामिल होना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिंह परिवार में शामिल कर लीजिए। उन 5 में से 2 लोगों के एक पल में कई लेवल बढ़ चुके थे। इससे ड्रैगन स्पिरिट पिल की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। आर्यन हल्के से मुस्कुराए। हम भविष्य में सिंह परिवार में शामिल होने के बारे में बात करेंगे। अभी मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हीरकुंडी पिल की तुलना में ड्रैगन स्पिरिट पिल कैसी है? उनमें से 5 ने लगभग एक ही समय में कहा, ड्रैगन स्पिरिट पिल की तुलना में हीरकुंडी पिल कचरा है, यहाँ तक कि सूंघने लायक भी नहीं है। मैंने पहले भी हीरकुंडी पिल का इस्तेमाल किया है और उसका असर ड्रैगन स्पिरिट पिल के प्रभाव का 1% भी नहीं है। वो सिर्फ कचरा है। फहीम के चेहरे का रंग बदल गया और उसके भाव भद्दे हो गए। उसके दांत टूटने ही वाले थे और वो इतने गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक आर्य परिवार का हजारों वर्षों का श्रमसाध्य प्रयास एक कचरे में बदल गया था। यह उसकी समझ से बाहर था। गुस्से की वजह से उसके दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, जिससे उसके मुंह से खून बाहर आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था। यह सिर्फ चेहरे पर एक थप्पड़ से भी कहीं ज्यादा था। यह केवल एक दिल का दौरा था। इस पर फहीम ने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। महाजन ने आर्यन की ओर देखा। वो उसका बहुत ज्यादा आभारी था और उसने महसूस किया कि वो अभी तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। फिर आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कहा,
अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि वो पांचों मेरे द्वारा लालच देकर बुलाए गए थे, इसलिए आज मैं आप सभी में से 50 लोगों को एक एक ड्रैगन स्पिरिट पिल मुफ्त में चखने का मौका दूंगा। मैंने इसका स्वाद चख लिया है। कृपया अब आप लोग ही इसकी तुलना हीरकुंडी पिल से कीजिए। आर्यन के बोलना खत्म करने के तुरंत बाद, हीरकुंडी पिल पूरी तरह से बेकार है, मैं फिर कभी उसे नहीं खरीदूंगा। हीरकुंडी पिल कचरा है, ड्रैगन स्पिरिट पिल इससे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। आर्यध्वज हॉल फायर ग्लास शहर से बाहर निकलो। दूसरी तरफ उन सभी लोगों की बातें सुनकर फहीम लगातार मुंह से खून थूक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके अंग लगातार इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कि उसे कोई दौरा पड़ गया हो। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और गुप्त रूप से उसने 3 ड्रैगन स्पिरिट पिल्स में कुछ किया और फिर वो रत्न सिंह के सामने चला गया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यह आप तीनों के लिए है, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? भीड़ में से एक के बाद एक कई लोग सामने आए और ड्रैगन स्पिरिट पिल का सेवन किया। दर्जनों लोगों में से 10 से अधिक लोग तुरंत अपना स्तर पार कर गए। ड्रैगन स्पिरिट पिल का असर वास्तव में अद्भुत था। सभी लोग बहुत उत्सुक थे, न केवल थोड़ा उत्सुक बल्कि बहुत जिज्ञासु थे। दूसरी तरफ आर्यन के हाथों में 3 अजीबोगरीब पिल्स को देखते हुए श्रीधर प्रजापति ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मुझे कोशिश करने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट पिल में ऐसा क्या खास है। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आर्यन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन स्पिरिट पिल अभी भी परीक्षण के चरण में है, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि इसका दूसरी पिल्स के समान प्रभाव होगा या नहीं। अगर कोई दुष्प्रभाव है तो यह तुम्हारी अपनी समस्या है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सभी दवाओं और गोलियों के दुष्प्रभाव थे। इस मुद्दे पर श्रीधर प्रजापति बहुत स्पष्ट था और उसने कहा, आर्यन, मैं गोलियों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तुम्हें इसके दुष्प्रभावों के परिणाम भुगतने की जरूरत नहीं है और न ही हम तुम्हें इसके लिए दोष देंगे। आर्यन ने फिर रत्न सिंह और बाकी दोनों की ओर देखा और कहा, और तुम लोगों का क्या? रत्न सिंह भी एक बार ड्रैगन स्पिरिट पिल की शक्ति का अनुभव करना चाहता था और कहा, ठीक है, हम तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देंगे। जमाल और नारद ब्रह्मा ने भी इस पर सहमति जताई। आर्यन ने जोर से कहा, यह तुम लोगों ने खुद कहा है, मैंने तुम लोगों को इसके लिए मजबूर नहीं किया। अगर इसका कोई भी गलत असर पड़ता है तो यह तुम लोगों की खुद की जिम्मेदारी होगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चारों को एक एक ड्रैगन स्पिरिट पिल दी। उन्होंने उसे तुरंत अपने मुंह में रख लिया और 1-2 बार चबाने के बाद चारों ने एक साथ पिल को निगला। श्रीधर प्रजापति ने कहा, इसमें कुछ खास नहीं है, ना ही इसमें कोई स्वाद है और ना ही इसमें 5 तत्वों की शक्ति है, कुछ भी नहीं है। यह सही है, इसका एक खट्टा नमकीन स्वाद है। यह थोड़ा अजीब है, मैं किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस क्यों नहीं कर सकता? क्या हो रहा है? अचानक कुछ धमाकों की तरह उनके नितंबों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। इसके तुरंत बाद उन चारों ने अपने अपने पेट को पकड़ लिया, उनकी आंतें कसने लगी और उनके चेहरे लाल हो गए। श्रीधर प्रजापति की आंखें गुस्से से भर गईं। आर्यन, यह तुमने हमें क्या खिलाया? आर्यन कुत्ते, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुअर के बच्चे, तूने हमें खाने के लिए क्या दिया? अचानक एक बार फिर उनके नितंबों के पीछे से धमाकों की आवाज सुनाई दी। वो इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आर्यन ने थोड़ी देर के लिए अपने मन में सोचा, वाह, इसकी शक्ति इतनी प्रबल है, हा हा हा। यह पिछली बार अभय को दी गई शक्ति से भी अधिक मजबूत है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने गंभीरता से कहा, गोलियां, यह एक नई गोली है जो मैं कल लाया था। अय्या, मैं आपको बताना भूल गया, अभी वो गोली ड्रैगन स्पिरिट पिल नहीं थी। एक बार फिर श्रीधर प्रजापति के पीछे से आवाज आई, वो इसे और ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। एक छिटपुट आवाज के साथ उसकी पतलून के पीछे के हिस्से से चिपचिपा मल नीचे गिरा। उसके बाद जमाल और नारद ब्रह्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन तीनों के नितंब गीले थे और वो लगातार तेज विस्फोटक आवाज के साथ गंदगी बाहर निकाल रहे थे।
हर बार जब उनके पीछे धमाका होता तो बड़ी मात्रा में चिपचिपा मल बाहर निकलता। आर्यन, मैं तुम्हें मार दूंगा। रत्न सिंह को गुस्सा आ गया। श्रीधर प्रजापति भी कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसका पेट गर्जने लगा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। जमाल ने इतनी परवाह नहीं की और सीधे मंच से नीचे भाग गया। वैदिक परिवार के सभी योद्धा तुरंत उसके पीछे भागने लगे। हालांकि उन्होंने अपनी नाक पकड़ी हुई थी, क्योंकि उनके सामने भागते जमाल की पतलून से लगातार गंदगी गिर रही थी। श्रीधर प्रजापति भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत मंच छोड़कर भागने लगा और भागने से पहले आर्यन से गुस्से में कहा, आर्यन, बस तुम इंतजार करो। मंच के नीचे मौजूद सभी लोग हंसी में झूम उठे। हाँ 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 हाँ, श्रीधर, तुम्हारे नितंब पर गंदगी। वो देखो, नारद ब्रह्मा ने अपनी पतलून से एक जलेबी का ढेर निकाला। हाँ हाँ हाँ। जमाल, हाँ हाँ हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ, यह बहुत मजेदार है। रत्न सिंह भी इसे और ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अगर वो वहां रुका तो उसे चिंता थी कि उसकी पतलून भी उन तीनों की तरह गीली हो जाएगी। इसके अलावा उसका पेट लगातार गर्जना कर रहा था और वो उस दर्द को सह नहीं पा रहा था। अभी वो चाहता था कि वो आर्यन को टुकड़ों में फाड़ सके, लेकिन अगर वो अभी नहीं गया तो राम सिंह महल की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। रत्न सिंह के अलावा 3 स्तंभ के फायर ग्लास शहर के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों ने पूरे शहर के सामने गंदगी की, जिससे पूरा शहर उन पर हंस पड़ा। आर्यन ने रत्न सिंह की ओर देखा, जो भाग रहा था, और बड़बड़ाया, ससुर जी, मजा आया ना? हाँ हाँ हाँ। आर्यन जोर से हंसा और कहा, तुम लोग मुझसे लड़ने लायक नहीं हो। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने आर्यन की ओर देखा, उसकी नजरें तनावपूर्ण हो गईं और फिर वो भी चला गया। इस बार आर्यन ने और सिंह परिवार ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इसके अलावा सिंह परिवार का प्रभाव सीधे तौर पर अन्य सभी परिवारों से आगे निकल गया था, क्योंकि अब उनके पास ड्रैगन स्पिरिट पिल थी। यह केवल शुरुआत थी। ड्रैगन स्पिरिट पिल पूरी तरह से फायर ग्लास शहर के गोली बाजार पर कब्जा कर लेगी। यह पिल दिखने और बनाने में भले ही सरल लग रही थी, लेकिन बिना आर्यन की मदद के इसे एक ग्रैंडमास्टर भी नहीं बना सकता था। हालांकि उसकी मदद के साथ जो उसने कहा, यहाँ तक कि एक निम्न स्तर का हकीम भी इसे आसानी से बना सकता था। सिंह परिवार ड्रैगन स्पिरिट पिल का असली मालिक था, तो उसकी इजाजत के बिना इसे ना कोई बना सकता था और ना ही कोई बेच सकता था। श्रीधर प्रजापति की हवेली। श्रीधर प्रजापति पूरे 2 घंटे से शौचालय में बैठा हुआ था और लगभग उसके पिछवाड़े से खून बहने वाला था। रजत ने शौचालय के बाहर खड़े होकर अपनी नाक ढक ली और कहा, पिताजी, क्या यह उस कुत्ते आर्यन का काम है? पिताजी, शाही भोज में बस 2 दिन बचे हैं। मैं पहले ही युद्धराज स्तर पर पहुंच चुका हूं, आप चिंता ना करें, उस समय मैं निश्चित रूप से उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर उसने अपने मन में कहा, आर्यन, बस तुम इंतजार करो। पालाला पालाला। शौचालय में एक और धमाका हुआ। श्रीधर प्रजापति अंदर इससे बहुत थक चुका था और बेहद पीड़ा में था। वैदिक परिवार में जमाल का भी ऐसा ही हाल था। उसने तो इसके लिए कुछ गोलियां भी खाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी प्रभावी नहीं थी। आर्यन ने उन्हें कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली पेट खराब करने वाली गोली दी थी। रत्न सिंह का महल। रत्न सिंह भी अंदर शौचालय में बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो गुस्से में चिल्ला रहा था, आर्यन कुत्ते, मैं तुम्हें जल्द मार दूंगा, बस इंतजार करो। उसी समय एक पहरेदार भागते हुए शौचालय के पास आया और बोला, महामहिम, हमारी शाही सेना पहले ही फायर ग्लास शहर पहुंच चुकी है और फायर ग्लास शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर डेरा डाला हुआ है। रत्न सिंह खुशी के मारे तुरंत खड़ा हो गया। ठीक है, हालांकि उसका पेट फिर से गर्जने लगा और पीछे से धमाके हुआ। इस बार यह सीधे उसकी पैंट पर गिरा, जिससे रत्न सिंह के दिल में आर्यन के प्रति नफरत और ज्यादा गहरी हो गई। आर्यन, तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं, बस तुम इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ, यह बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तीनों स्तंभों के कुलपति के साथ जो कुछ हुआ, उसके अलावा भी फायर ग्लास शहर में कुछ हुआ था। आर्यध्वज हॉल के फीम की मृत्यु हो गई थी। वो गुस्से के कारण दिल के दौरे से मर गया था।
गुस्सा सीधे उसके दिल पर हावी हो गया था और इससे उसका खून लगातार बह रहा था। आर्यध्वज हॉल में वापस ले जाने के बाद कुछ ही घंटों बाद दिल में गहरी नफरत और दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई थी। शाही परिवार के महान पूर्वज को वो सब कुछ पता था जो फायरग्लास शहर में हुआ था। आर्यन की वापसी के कारण लगभग खत्म होने वाला सिंह परिवार तेजी से उभरा। ड्रैगन स्पिरिट पिल की उपस्थिति ने सिंह परिवार को एक बार फिर 4 स्तंभों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। वर्तमान सिंह परिवार आकाश में सूरज की तरह था, जो शाही परिवार के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। फायरग्लास शहर की स्थापना के बाद से महान पूर्वज महिपाल को पता था कि सिंह परिवार उनका सबसे बड़ा खतरा है। अगर सिंह परिवार अपनी ताकत का प्रदर्शन करता तो शाही परिवार भी कुछ नहीं कर सकता था। पिछले कई दशकों से शाही परिवार सिंह परिवार की शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा था। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड का गायब होना, कई ड्रैगन स्पिरिट योद्धाओं की लगातार मृत्यु, आर्यन के शरीर से ड्रैगन ब्लड निकालना, यह सब पर्दे के पीछे से शाही परिवार द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। उन्होंने सोचा कि इस बार सिंह परिवार नष्ट होने वाला है और उन्हें अब सिंह परिवार के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सिंह परिवार न केवल नष्ट होने से बच जाएगा बल्कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। इस वक्त वो सुर्खियों में था। आज सुबह की सभा के दौरान महिपाल को एक पत्र प्राप्त हुआ था। रत्न सिंह की शाही सेना फायरग्लास शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर थी। उसने तुरंत इसकी जांच के लिए लोगों को भेजा था। जैसा कि पत्र में लिखा था, रत्न सिंह की सेना ने शहर से 5 किलोमीटर दूर डेरा डाला हुआ था। इससे तुरंत वो बेहद गुस्सा हो गया, लेकिन गुस्सा होने के बाद वो असामान्य रूप से शांत हो गया। इस अवधि के दौरान सिंह परिवार में जो कुछ हुआ वो इसलिए था क्योंकि महिपाल ने कोई कदम नहीं उठाया था। इस तरह उसने इसकी अभी भी कोई परवाह नहीं की, न ही उसने रत्न सिंह के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की। इसके बजाय उसने लोगों को रत्न सिंह पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजा। साथ ही फायरग्लास शहर में मौजूद अपने शाही योद्धाओं को वापस बुला लिया। रविकांत मर चुका है, रत्न सिंह का महल अब बेकार है। अगर मेरा एक महल गिर भी जाता है तो यह बस एक प्यादा गिरने जैसा होगा और प्यादे वापस खड़े किए जा सकते हैं। उसे उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिंह परिवार है नहीं बल्कि आर्यन है और ड्रैगन स्लेयर ब्लेड का रहस्य है, उसने खुद से कहा। इस अवधि के दौरान उसने ड्रैगन स्लेयर के सभी गुप्त इतिहास की जांच की थी और इससे उसने एक हल्का सा अनुमान लगाया था कि ड्रैगन स्लेयर का रहस्य ड्रैगन का रहस्य था। जो कोई भी इस रहस्य को सुलझा लेता है वो ड्रैगन्स को आदेश देने में सक्षम हो सकता था। अगर वो ड्रैगन्स को आदेश दे सकता तो शाही परिवार निश्चित रूप से पूरे फायरग्लास राजवंश में बहुत तेजी से आगे बढ़ता और दक्षिणी हिस्से में एक छोटा से शहर पर राज नहीं करता। फायरग्लास राजवंश में प्रत्येक शहर के प्रत्येक सम्राट की एक मजबूत महत्वाकांक्षा थी और महिपाल उनसे अलग नहीं था। ड्रैगन्स को काबू करना। जब महिपाल ने इस बारे में सोचा तो वो उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। फायरग्लास राजवंश को 5 महान क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और फायरग्लास शहर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा शहर था। दक्षिणी हिस्से में भी फायरग्लास शहर रेत के एक कण जितना छोटा था और फायरग्लास राजवंश के नक्शे में तो शायद ही इसका कोई नामो निशान होगा। इन सभी वर्षों में शाही परिवार हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन बाहरी दुनिया बहुत मजबूत थी। अगर फायरग्लास शहर की रक्षा के लिए फायरग्लास पर्वत श्रृंखला पर भरोसा नहीं किया जाता तो यह शहर बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। अगर वो बदलना चाहता था तो उसे मजबूत होना था। ड्रैगन स्लेयर का रहस्य शाही परिवार और फायरग्लास शहर के लिए मजबूत होने का एकमात्र तरीका माना जा सकता है और यह एक ही कदम में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा भी था। सिंह परिवार। वजरनाथ सिंह का आंगन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महिपाल वास्तव में कोई कदम नहीं उठाएगा और रत्न सिंह की सेना के शहर के बाहर तैनात होने पर भी शांत रहेगा। ऐसा लगता है कि वो अभी सिंह परिवार को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, नंदीश ने कहा। शाही परिवार ने फायरग्लास शहर में कभी भी अपने शाही योद्धाओं को कम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सिंह परिवार को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा है। मुझे डर है कि वो इस बार सिंह परिवार को पूरी तरह से निपटाना चाहते हैं, वजरनाथ सिंह ने कहा।
आर्यन अंदर से कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि महिपाल वास्तव में रत्न सिंह की सेना के शहर के बाहर होने पर कुछ नहीं करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि फायर ग्लास शहर का वर्तमान सम्राट यानी कि महिपाल भी सिंह परिवार के विनाश की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर ऐसा है तो आर्यन ने गंभीरता से कहा, दादाजी, चाचा जी, क्या आपने कभी खुद फायर ग्लास शहर पर कब्जा करने के बारे में सोचा है? उसकी इस बात पर वजरनाथ सिंह और नंदीश तुरंत चौंक गए और एक साथ आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने गंभीरता से कहा, इस फायर ग्लास शहर को हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों ने सींचा है। उनका इस पर राज करने का कोई हक नहीं है। पिछले कई दशकों से उन्होंने इसकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमारी यानी कि सिंह सेना की वजह से यह शहर अब तक बचा हुआ है, वरना डिमन तो छोड़ो, बाकी दूसरे शहरों के इंसान ही इसे नोच खाते। इसके बदले उन्होंने किया क्या? बजाय इसकी सराहना करने के उन्होंने हमारी सिंह सेना का मासिक भत्ता भी कम कर दिया। हमारे सिंह परिवार को दिन ब दिन बदतर होते देखना, तीनों स्तंभों को मनमानी करने देना और इतना ही नहीं, सिंह परिवार को खत्म करने के लिए उनसे हाथ मिलाना। वो हमारे सिंह परिवार को हमेशा से एक कब्रिस्तान में बदलना चाहते हैं। पिछले कई दशकों से, जब से महिपाल नया सम्राट बना था, ने सिंह परिवार की ताकत को लगातार कमजोर किया था। अगर उसने इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया होता तो तीनों स्तंभ कभी इतना बेलगाम नहीं होते और न ही सिंह परिवार इतना कमजोर होता। इसके अलावा वजरनाथ सिंह के गंभीर रूप से घायल होने का कारण भी उसके महल का शिशुपाल था, जो अभी भी जिंदा था, और यह सब उसी के आदेश पर हुआ था। यह देखकर कि उसके चाचा और दादाजी ने कुछ नहीं कहा, आर्यन ने आगे बोलना जारी रखा, चाचा, दादाजी, अगर कोई भी मुझसे मेरी चीज छीनने की कोशिश करता है तो मैं उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता हूँ, और अगर कोई मुझे छूने की हिम्मत करता है तो मैं उसे छूने लायक नहीं छोड़ता और उसे जड़ से खत्म कर देता हूँ। सिंह परिवार को आज तक कोई दबाने या धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई दशकों से शाही परिवार हमारे साथ क्या कर रहा है? हमें कुचल रहा है, तिल तिल कर तोड़ रहा है और हमें झुकाने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो हमें झुकाना चाहता है और हमारी गर्दनों पर सवार है तो हम इसके खिलाफ कोई नहीं खड़े हो रहे। क्या यही हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई सीख है? क्या यही वो सिंह परिवार हैं जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता? सिंह परिवार के लोगों को कभी झुकाया नहीं गया है। अगर शाही परिवार के लोग हमें झुकाना चाहते हैं तो हम उनकी जड़ें ही काट देंगे। आर्यन इतने गुस्से और जुनून में था कि उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। आर्यन का सीधा मतलब था, अगर बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? अगर शाही परिवार का फायर ग्लास शहर से राज ही खत्म हो गया तो वो सिंह परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो बस एक सामान्य परिवार बनकर रह जाएगा जिसे कोई भी आसानी से कुचल सकता था। वजरनाथ सिंह अपने प्यारे पोते की बातें सुनकर हैरान था। हालांकि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और जैसे ही आर्यन ने बोलना बंद किया, उसने एक पल चुप रहने के बाद जुनून के साथ कहा, ठीक है, हम उनकी जड़ें ही काट देंगे। नंदीश ने भी कहा, आर्यन, तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, महिपाल कोई कदम नहीं उठाने वाला तो हम उठाएंगे, और हमारा पहला कदम शहर के बाहर डेरा डालकर बैठी रत्न सिंह की सेना को खत्म करना है। इसके अलावा हम शाही योद्धाओं के भेष में उन पर हमला करेंगे, और इस बात का जब रत्न सिंह को पता चलेगा तो उसे लगेगा कि यह काम उनके सम्राट का है। वो पहले से ही उसके प्रति नफरत से भरा हुआ है। जब से रविकांत मरा है, सम्राट द्वारा उनके महल के लगभग सभी अधिकारों को छीन लिया गया है। इससे नाखुश होकर शायद वो बगावत कर दे और सम्राट महिपाल द्वारा मारा जाए। अगर ऐसी नहीं हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसे खत्म कर दूंगा। नंदीश ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। शहर में 10,000 सिंह सैनिक हैं। क्या हम उन सभी को बाहर भेजने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा। मैं इसके लिए लंबे समय से तैयार हूँ। आर्यन बुरी तरह हंसा। विराट अतुल के साथ पहले ही लौट चुका है। रत्न सिंह की सेना के वीरान पर्वत पर तैनात सभी सैनिक मारे गए हैं। ओजस पहले ही 8,000 सिंह सैनिकों के साथ फायर ग्लास शहर की ओर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वो कल रात से पहले पहुंच जाएंगे।
ओह, अच्छा बेटा। दोनों एक ही समय में हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ने पहले ही सब कुछ तैयारी कर ली थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैंने इसकी पहली ही तैयारी कर ली थी क्योंकि मैं रत्न सिंह के पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन अब मैं फायर ग्लास शहर से रत्न सिंह महल का नामो निशान मिटा दूंगा और सम्राट महिपाल भी कुछ नहीं कर पाएगा। आर्यन को खेलना पसंद था, खासकर अपने दुश्मनों के साथ, तो वो अब कुछ बड़ी चाल चलना चाहता था। शाही भोज में अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिनों के भीतर मैं सिंह परिवार और सिंह परिवार के शिष्यों को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा। मैं चाहता हूं कि फायर ग्लास शहर में हर कोई जाने कि सिंह परिवार का प्रकोप क्या है, आर्यन ने गंभीरता से कहा। वो शुरू से ही इसकी योजना बना रहा था। ये सिर्फ इतना था कि उस समय वो पूरे दिल से रविकांत से निपटना चाहता था, क्योंकि उसने उसके दादाजी को घायल किया था। लेकिन अब वो उसके पूरे महल का इस धरती से नामो निशान मिटाना चाहता था, क्योंकि उसके बेटे रत्न सिंह ने उसके परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा वो चाहता था कि अब सिंह परिवार आगे बढ़े। उसे जब तक कोई नाराज नहीं करता था तब तक वो किसी को नाराज नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसे नाराज करता तो वो उनकी आने वाली नस्लों को भी खत्म कर देता था। यही आर्यन का व्यक्तित्व था। विद्रोह करो और सम्राट बनो। हाँ हाँ हाँ, बस इसके बारे में सोचने से ही मैं बहुत उत्साहित हूँ। वजरनाथ सिंह और नंदीश बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ तक कि आर्यन भी थोड़ा उत्साहित था। उसने पहले इन चीजों के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, पर अब वो ऐसा करने जा रहा था। इसके अलावा अगर सीमाओं की रक्षा करना उनके सिंह परिवार के लिए नहीं होता तो शाही परिवार को इन 10,000 वर्षों की शांति कैसे मिल सकती थी। चूंकि उन्होंने आर्यन को नाराज किया था तो उन्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा ड्रैगन स्लेयर का शेष आधा हिस्सा अभी भी शाही परिवार में है। बस इस बिंदु के आधार पर आर्यन उनकी नस्लों को धरती से मिटा देना चाहता था। रात के वक्त आर्यन अपने आंगन में वापस आ चुका था। तभी महाजन लगभग 1 दर्जन हकीमों को लेकर वहां पहुंचा। यंग मास्टर, ये सभी हकीम संघ के मेरे दोस्त हैं, ये सभी भरोसेमंद हैं। महाजन अब आजाद था। हालांकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसने आर्यन के साथ रहना चुना। वो आर्यन को भी अपने स्वामी के रूप में मान रहा था और वो ऐसा मानने को भी तैयार था। आर्यन ने उन दर्जन भर हकीमों को देखा और गंभीरता से कहा, जो बुर्जुग महाजन के दोस्त हैं वो आज से मेरे भी दोस्त हैं और अब आप सभी सिंह परिवार के सदस्य हैं। मैं आप सभी को बिना किसी परीक्षा के ड्रैगन स्पिरिट पिल का नुस्खा दूंगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य फैलाने की हिम्मत की तो आप सभी मेरे तरीकों को अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ये बात अच्छे से समझते थे और उन्होंने एक साथ कहा, यंग मास्टर आर्यन, चिंता मत करो, हम सभी इन सिद्धांतों को समझते हैं। फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं आप सभी को एक मिशन दूंगा। 2 दिनों के भीतर मैं चाहता हूं कि आप सभी 10,000 ड्रैगन स्पिरिट पिल तैयार करो। 10,000? महाजन दंग रह गया। हाँ, 10,000 पिल? मैंने पहले ही स्पिरिट जड़ी बूटियां तैयार कर ली है। अब आप लोगों के पास अगले 2 दिन और 2 रातों तक आराम करने का समय भी नहीं होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आर्यन ने कहा। हाँ, जब तक मैं ड्रैगन स्पिरिट पिल को बना सकता हूँ मैं 10 दिन और 10 रात बिना आराम के रह सकता हूँ। बिल्कुल। अब जब यंग मास्टर आर्यन हमें ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य सिखाने के लिए तैयार हैं, तो हम इतना तो कर ही सकता हैं, फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। यंग मास्टर आर्यन, चलो शुरू करते हैं। उसी समय विराट खुश होते हुए आंगन में आया और कहा, यंग मास्टर, मैंने वो सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीद ली हैं जो आपको चाहिए थीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आर्यन ने कहा। इसके बाद आर्यन ने विराट से सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को अपने आंगन में लेकर आने के लिए कहा और साथ ही सिंह परिवार के कुछ निम्न स्तर के हकीमों को बुलाने के लिए भी कहा। कुछ समय बाद सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां आंगन में आ चुकी थी और साथ सिंह परिवार के दर्जन भर निम्न स्तर के हकीम भी आए थे। फिर आर्यन ने उन सभी को और साथ ही महाजन के साथ हकीमों को ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य बताया।
एक बार जब उसने उन्हें ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य बताया तो सभी को अचानक एहसास हुआ कि स्वर्ग के खिलाफ जाने वाला इस तरह का नुस्खा कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और उन्होंने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। इसके तुरंत बाद हाँ, मैंने वास्तव में कर दिखाया। ड्रैगन स्पिरिट पिल, मैंने एक ड्रैगन स्पिरिट पिल को बनाया है। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन आर्यन कहीं खोया हुआ था। उसका आंगन काफी छोटा था तो उसे इसके लिए एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। वो सिंह परिवार और सिंह परिवार के शिष्यों को 2 दिनों के भीतर उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता था जहां वो सम्राट को भी कुचल सके। आंगन से बाहर निकलते हुए विराट ने भी जल्दबाजी में उसका पीछा किया। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, यंग मास्टर, अगर उन्होंने ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य फैला दिया तो क्या होगा? तब हमारे सिंह परिवार को इससे कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में मानव हृदय अथाह था। भले ही वो आर्यन से डरते हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं था कि वो उसे कब धोखा दे दें। अगर ड्रैगन स्पिरिट का रहस्य फैला तो यह जंगल में लगी आग की तरह पूरे फायर ग्लास शहर में फैल जाएगा और उस वक्त सिंह परिवार को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता तो मैं उन्हें कभी अपना रहस्य नहीं बताता। आर्यन ने फिर अपनी आवाज धीमी की और गंभीरता से कहा, शाही भोज खत्म होने के तुरंत बाद तुम अतुल और सिंह सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अंधेर घाटी की ओर निकल जाना। सिंह परिवार के लोगों के अलावा किसी को भी वीरान पर्वत में मत जाने देना, फिर चाहे वो कोई भी और कहीं से भी क्यों ना हो। इस पर विराट चौंक गया और बोला, यंग मास्टर, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें समझ आया या नहीं। दरअसल ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वीरान पर्वत में पाई जाने वाली प्राकृतिक फायर स्पिरिट जड़ी बूटी के बिना ड्रैगन स्पिरिट पिल को बनाना असंभव होगा। यही सबसे बड़ा रहस्य था। जब तक वीरान पर्वत पर उनका कब्जा होगा तब तक ड्रैगन स्पिरिट पिल को उनके सिवा कोई भी बनाने में सक्षम नहीं होता। अगर पिल का रहस्य भी बाहर निकल जाता तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद विराट हर 10 मिनट में आंगन में जाता और ड्रैगन स्पिरिट पिल्स को इकट्ठा करता, फिर उन्हें जल्दी से सिंह परिवार के शिष्यों में बांट देता। इसके साथ ही सिंह सेना के सैनिकों में भी बांट रहा था, जो परिवार की रक्षा के लिए आसपास छिपे हुए थे। उसे तुरंत निकलने के बाद सभी ट्रेनिंग करने लगे और 1 घंटे से भी कम समय में सैकड़ों शिष्य थे जो अपना लेवल पार कर चुके थे। लेवल बढ़ने का मतलब था कि किसी की ताकत बढ़ गई थी। किसी एक की शक्ति बढ़ना कुछ भी नहीं था, लेकिन 10,000 से अधिक लोगों की शक्ति बढ़ना बहुत कुछ था। अगर वो खेलना चाहते थे तो आर्यन भी उनके साथ उन्हीं की भाषा में बड़ी बेरहमी से खेलता। इस बार वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ लोगों को फिर कभी उठने का मौका न मिले। रत्न सिंह का महल। रत्न सिंह ने खिड़की से बाहर रात के आसमान की ओर देखा और कहा, बस 2 दिन बचे हैं, 2 दिनों में मैं सिंह परिवार को नष्ट कर दूंगा। हाँ आर्यन, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। वो भी अपनी अंतिम तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ श्रीधर प्रजापति ने महल के सभी कामिकेज योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नारद ब्रह्मा के योद्धा भी जल्दी से इकट्ठा हो रहे थे। जमाल वैदिक भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और योद्धाओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। इस बार उन्हें सिंह परिवार को खत्म करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। रात में बिजली की गड़गड़ाहटें तबाही मचाती थी, दिन में खौफनाक काले बादल छाए हुए होते। ऐसा लग रहा था फायर ग्लास शहर में कोई खतरनाक तूफान आने वाला है, नहीं बल्कि खूनी तूफान आने वाला हो जो ना जाने कितने घरों को उजाड़ने वाला था। पिछले 2 दिन पूरे शहर के लिए अतुलनीय रूप से मौन थे। सिंह परिवार के पहाड़ के पीछे के आंगन में स्नो वाइट लौट आया था। मास्टर, आपकी योजना के अनुसार सब कुछ तैयार है, उसने नीची आवाज में आर्यन से कहा। आर्यन के चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखी। ठीक है, आज रात हम रत्न सिंह की सेना पर हमला करेंगे, पर याद रखना यह जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। और जो लोग शाही रक्षक के कवच में होंगे उन्हें छोड़कर सबको मार दो। स्नो वाइट ने तुरंत कहा। ठीक है यंग मास्टर।
एक घंटे बाद फायर ग्लास शहर से 5 किलोमीटर दूर बाहरी इलाके में हत्या के नारे लगे। रत्न सिंह की सेना ने नहीं सोचा था कि शाही रक्षक अचानक कहीं से प्रकट होंगे और उन पर हमला कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने जवाबी हमले की तैयारी की तो शाही रक्षक जल्दी से गायब हो गए। इसके अलावा गायब होने के बाद उन लोगों ने जल्दी से अपना रूप बदल लिया और धीरे धीरे खुद को भेष बदलकर छिपाते हुए फायर ग्लास शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। जैसे ही यह खबर रत्न सिंह को मिली उसका गुस्सा फूट पड़ा। महिपाल, उसने चिल्लाकर कहा, मेरी पीठ में छुरा घोंपना, ये महिपाल तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने सिंह परिवार से छुटकारा पाने के लिए हमारे हाथों का इस्तेमाल किया और अब तुम मेरे ही हाथ काटना चाहते हो। तुम एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हो। अब जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो तुम सिंह परिवार के साथ हमें भी खत्म करने की सोच रहे हो। जाहिर है उन्हें जो खबर मिली वो ये थी कि सिंह परिवार की सेना नष्ट हो गई थी। अभी एकमात्र चीज जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकती थी वो थी शाही रक्षक, जो महिपाल के आदेशों के अलावा किसी महल के काबू में नहीं थे। इसका सीधा मतलब था कि उसकी सेना पर हमला कराने वाला कोई और नहीं बल्कि महिपाल था। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अभी नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। उन्होंने हमला किया लेकिन आपके किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सम्राट महिपाल के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो इससे पहले वो अगला कोई कदम उठाए, हमें सिंह परिवार को नष्ट करके शाही महल को गिराना होगा। उस वक्त मैं और अमर इसमें आपकी मदद करेंगे। ये 2 दिन तेजी से बीत गए थे। इन 2 दिनों में फायर ग्लास शहर विशेष रूप से शांत था, इतना शांत था कि यह डरावना लग रहा था। 4 स्तंभों के अलावा कई दूसरे दर्जे के परिवार, कुलीन और मंत्री, वो सभी चुपचाप इंतजार कर रहे थे और वो हवा में खतरनाक आभा की गंध भी महसूस कर सकते थे। इन 2 दिनों में अपनी गोली शोधन की प्रगति की जांच करने के अलावा आर्यन ने छोटे से जंगल में अपने युद्ध कौशल को विकसित करना जारी रखा था। वो टोडिंग स्किल, ड्रैगन स्लेयर तकनीक, अजय ढाल, पहाड़ तोड़ मुक्का, स्प्लिटिंग पल्स तकनीक और अपनी सभी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। जब तक उसके पास एक पल का भी समय था वो इसे जारी रखता। उसे अपनी किसी भी तकनीक और स्किल को विकसित करने के लिए निपुणता पॉइंट की जरूरत थी। निपुणता पॉइंट जितने अधिक होंगे वो उतनी तेजी से अपनी तकनीकों का स्तर बढ़ा सकता था। जहां तक त्रयु एनर्जी के खर्च की बात है, उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अभी वो एक ड्रैगन स्पिरिट पिल से 1500 पॉइंट तक बढ़ा सकता था। इतने पॉइंट्स किसी भी तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए काफी थे। जल्द रात हो गई। छोटे से आंगन में आर्यन ने महाजन की ओर देखा और कहा, पिछले 2 दिनों में आप लोगों के लिए यह मुश्किल रहा है। इन लोगों को आराम करने के लिए महल ले जाओ। आज के बाद सिंह परिवार भी निश्चित रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पिछले 2 दिनों और 2 रातों में उन्होंने जितनी ड्रैगन स्पिरिट पिल तैयार की थी वो उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उन्होंने 15,000 से अधिक पिल्स बनाई थी और मूल रूप से सिंह परिवार के हर एक शिष्य और सैनिक ने एक एक पिल का सेवन किया था। इन 15,000 ड्रैगन स्पिरिट पिल्स ने सिंह परिवार के लगभग 10,000 योद्धाओं को शक्तियां बढ़ाने में मदद की थी। हर किसी की शक्तियां 1 या 2 लेवल से बढ़ गई थी। वर्तमान सिंह परिवार पहले से 2 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। महाजन को घबराहट नहीं हुई। वो जानता था कि आर्यन के पास अभी भी बहुत महत्वपूर्ण काम है और वो इन हकीमों की एक बार फिर से जांच नहीं कर सकता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ड्रैगन स्पिरिट पिल का रहस्य बाहर तो नहीं निकला है। इसलिए उसने खुद से यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया था। फिर आर्यन ने स्नो व्हाइट को बाहर बुलाया और उससे कहा, स्नो व्हाइट, आज रात तुम्हें सिंह परिवार में तैनात किया जाएगा। अगर कोई भी बाहरी इंसान दिखे तो उसे बोलने तक का मौका मत देना, सीधे खत्म कर देना। इस पर स्नो व्हाइट ने कहा, लेकिन मास्टर, मैं आपके साथ महल जाना चाहता हूँ। उसे आर्यन की चिंता थी। वर्तमान स्नो व्हाइट भी पहले से अलग था। वो इस बीच अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और अब पहले से ही डिवाइन लेवल 2 के शिखर पर पहुंच चुका था। आइस फायर ड्रैगन मेरा साथ होगा तो तुम्हें मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर मैं सिंह परिवार के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। तुम यहाँ दादाजी और बाकी लोगों की मदद कर सकते हो, आर्यन ने गंभीरता से कहा। दरअसल शाही महल की तुलना में सिंह परिवार ज्यादा खतरनाक था।
तीनों स्तंभ और महिपाल के गठबंधन से सिंह परिवार को ज्यादा खतरा था। वो कभी भी हमला कर सकते थे। स्नो व्हाइट ने तुरंत विचारों के माध्यम से आइस फायर ड्रैगन से कहा, आइस फायर, अगर मास्टर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आइस फायर ने कहा, बॉस चिंता मत करो, मैं मास्टर पर आंच तक नहीं आने दूंगा। चलो सुनकर अच्छा लगा। स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया और आर्यन से कहा, मास्टर मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं सिंह परिवार की रक्षा करूंगा। अगर कोई सिंह परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। आर्यन को पता नहीं था कि स्नो व्हाइट ने आइस फायर ड्रैगन को धमकाकर अपना चेला बना लिया था, क्योंकि वर्तमान स्नो व्हाइट आइस फायर ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। फिर आर्यन ने वाणी की ओर देखा और कहा, तुम भी सिंह परिवार में रहोगी, ध्यान रखना कहीं इधर उधर मत जाना। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन भाई मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। इसके बाद आर्यन ने रूबी की ओर देखा और थोड़ी देर सोचकर कहा, रूबी तुम मेरे साथ महल चलोगी? वो रूबी चौंक गई, उसे ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और कहा, लेकिन यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि मैं यहाँ रहूं। अगर मैं महल में जाऊंगी तो मैं आपको भी शर्मिंदा करूंगी, मैं सिर्फ एक नौकरानी लड़की हूँ। वो आर्यन को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और उसे किसी बेफालतू के लफड़े में फंसाना नहीं चाहती थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, जो कोई तुम पर हंसने की कोशिश करेगा मैं उसे कभी भी हंसने लायक नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी तुमसे नौकरानी कहने की हिम्मत करेगा मैं उसकी हालत एक नौकर से भी बदतर बना दूंगा। रूबी ने नीची आवाज में कुछ कहा, लेकिन आर्यन ने तुरंत सख्ती से कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनी नहीं? अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी तो इसका मतलब है कि तुम चलोगी। रूबी ने सिर हिलाया और धीरे से ओह के साथ जवाब दिया। फिर आर्यन ने आगे कहा, अब जाओ कपड़े बदलने की तैयारी करो, हम कुछ देर बाद निकलेंगे। इसके साथ ही आर्यन बाहर चला गया। इस बार वाणी ने उसके साथ चलने की जिद नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि सिंह परिवार एक खतरनाक युद्ध में झुका हुआ था। रूबी अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती थी तो वो महल में आर्यन के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन छाया, चलो बड़ी बहन रूबी को तैयार करते हैं। वो बहुत सुंदर है, अगर वो थोड़े अच्छे कपड़े पहनेगी तो महल में सब उसकी सुंदरता से जलकर मर जाएंगे। छाया ने सिर हिलाया, तुम सही हो, चलो चलते हैं। रूबी बहुत सुंदर थी, विशेष रूप से उसकी आंखों की जोड़ी जो आत्मा से भरी हुई थी। केवल एक बार उन्हें कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। वो हमेशा से एक नौकरानी के कपड़ों में रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती कहीं खोसी गई थी। उसने कभी भी ठीक से कपड़े नहीं पहने थे। आधे घंटे बाद वाणी ने रूबी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन रूबी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। शाही भोज में देखना, आप उस इरा को भी पछाड़ देंगी। उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी और उसके गालों से कंधों तक 2 बाल लटके हुए थे। उसकी एक तेज थोड़ी, एक ऊंची पतली निर्दोष नाक और अलंकृत चेहरा था। उसके सफेद और गुलाबी गाल और उसकी लंबी पलकों के नीचे उसकी गहरी आंखें टिमटिमा रही थीं, जिससे लोग उस पर मर मिटते। विशेष रूप से उसका वो निर्दोष स्वभाव और आकर्षक शरीर, जो उसकी सभी विशेषताओं को अलौकिक बना रहे थे, से वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई जलपरी पानी से और एक सोनपरी कहानी से निकली हो। फिर छाया ने भी कहा, यहाँ तक कि लड़कियों को भी आपकी खूबसूरती से जलन होने लगेगी। जाओ, यंग मास्टर के साथ पूरे शहर को जलाकर राख कर दो। ही। जिस वक्त रूबी आंगन के दरवाजे से बाहर निकली, उस वक्त आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जानता था कि रूबी बहुत सुंदर है, वो उसे पहली बार देखने से ही जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रूबी इतनी सुंदर होगी। वो वास्तव में एक परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। उसकी सुंदरता से उसका दम घुटने लगा था। आर्यन के चौंका देने वाले भाव को देखते हुए रूबी के गाल लाल हो गए और उसने कहा, यंग मास्टर, क्या हुआ? आर्यन वापस होश में आया और उसने रूबी का हाथ पकड़ लिया, फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आज रात तुम मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रहना। रूबी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से जवाब दिया,
हाँ, उसके गाल और भी लाल हो गए थे, साथ ही वो थोड़ी भावुक भी थी। सम्राट महिपाल का शाही महल रोशनियों की चकाचौंध में चमक रहा था। फायर ग्लास शहर का हर सुंदर लड़का और खूबसूरत लड़कियां शाही भोज के लिए तैयार थे। अलग अलग अमीर और कुलीन परिवार के लोग आज अपनी युवा पीढ़ी के लोगों के साथ वहां पहुंच रहे थे। यह शाही भोज फायर ग्लास शहर की महान प्रतिभाओं को मौका देने के लिए आयोजित कराया जाता था। यह भी पहली बार था कि फायर ग्लास शहर के सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे के संपर्क में आए थे। यहां आने का उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शाही भोज में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता। हर कोई यहां जीतने के लिए आया था। अगर वो प्रथम स्थान हासिल करते हैं तो उन्हें सीधे स्वर्ग संप्रदाय का शिष्य बनने का मौका मिलेगा, बिना कोई परीक्षा दिए। इसके अलावा उन्हें महामहिम सम्राट से भी पुरस्कार प्राप्त होंगे। ये कई लोगों के लिए एक ही कदम में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने का मौका था। अचानक सम्राट महल के बाहर से एक आवाज आई, राजकुमारी इरा और स्वर्ग संप्रदाय के यंग मास्टर अमर आ गए हैं। जैसे ही उनकी आवाज फीकी पड़ी, सभी युवा पीढ़ी के लोग उनके स्वागत के लिए गए। इरा आसमानी नीले रंग की पोशाक पहने हुए अमर का हाथ पकड़े चल रही थी। उसके बाल एक काले कपड़े की तरह थे जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। यह देखकर कि हर कोई उसका स्वागत कर रहा था, उसने तुरंत अमर की बाह और अंतरंगता से पकड़ ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि इरा वास्तव में बहुत ही अधिक सुंदर थी। वो फायर ग्लास शहर की नंबर 1 सुंदरता कहलाने लायक थी। इसके अलावा इस बार उसकी छाती के कपड़ों का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खुला हुआ था और उसके उभरे हुए हिस्से की जुड़वा चोटियों की झलक देखी जा सकती थी, जिसने सभी का अधिक ध्यान आकर्षित किया। फिर चाहे लड़के हों या लड़कियां, वो सभी उसकी ओर आकर्षित थे। इरा को बचपन से ही ध्यान का केंद्र बनना पसंद था। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाती और क्या करती, बस उसे इसके लुत्फ उठाने से मतलब था। और अब जब हर किसी की उस पर नजर थी तो वो इसका भरपूर लुत्फ उठा रही थी। अमर के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी जो काफी खुश और विनम्र लग रही थी। तभी उनका स्वागत करने के लिए परगत ब्रह्मा आया और कहा, भाई अमर, अच्छा हुआ कि आप भी भोज में आ गए। परगत ब्रह्मा नारद ब्रह्मा का इकलौता बेटा था जो आज से पहले किसी भी स्तंभ और कुलीन परिवारों की युवा पीढ़ी के लोगों के साथ नहीं दिखा। वो हमेशा से खुद में और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग में गुम रहा करता था। यह पहली बार था जब वो खुद किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने गया था। हालांकि उसकी शक्तियां भी अमर की तरह युद्धराज में पहुंच चुकी थी और वो युद्धराज लेवल 5 का योद्धा था, लेकिन अमर स्वर्ग संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु का बेटा था। अगर उससे अच्छे संबंध बनाए जा सकते थे तो यह उसके लिए फायदेमंद होता। यही कारण था कि उसने पहली बार किसी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हेवंत और रजत भी दौड़ते हुए उनका स्वागत करने के लिए गए। भाई अमर, आप कैसे हैं? अमर भी इरा की तरह था, उसे भी ध्यान का केंद्र बनना बहुत पसंद था। उसका चेहरा गर्व से भर गया था और उसके शरीर से श्रेष्ठता की आभा निकल रही थी। यहाँ वो एक सम्राट की तरह था। स्वर्ग संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु के बेटे के रूप में, स्वर्ग संप्रदाय के एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में उसके पास यहाँ गर्व और अभिमानी होने के लिए काफी था। सिर्फ इसलिए कि वो अमर की मदद से स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं और उससे अच्छे संबंध बनाने के लालच में लोगों ने अमर और इरा के चारों ओर भीड़ लगानी शुरू कर दी। उसी समय एक आवाज सुनाई दी, अरे वाह, आखिर वो खूबसूरत लड़की कौन है? वो बहुत सुंदर है। जैसे ही वो आवाज फीकी पड़ी, सबको संदेह हुआ और अपने मन में सोचा, सुंदर? पूरे फायर ग्लास शहर में इरा से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? इरा के मुंह का कोना एक घृणित मुस्कान में बदल गया। सुंदरता के मामले में वो किसी को भी पीछे छोड़ सकती थी और वो जानती थी कि एक लड़के के दिल को कैसे पिघलाना है। फिर अचानक उससे भी अधिक सुंदर कौन लड़की आ गई थी। सभी ने उस दिशा में देखा और जबड़े हैरानी से लटक गए। बहुत सुंदर! हे भगवान, फायर ग्लास शहर में इतनी सुंदर स्वर्गीय लड़की कहां से आई? वो बहुत सुंदर है। वो कौन है? वो कौन थी? मैं उसे जानना चाहता हूँ, मुझे उसे जानना चाहिए। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं जीवित रहूं? तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? नहीं, मेरा दम घुटने वाला है।
उसकी सुंदरता की प्रशंसा केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कर रही थी। अगर कोई लड़की उसे सुंदर बता सकती है तो वो वास्तव में सुंदर होनी चाहिए। आलीशान कपड़ों में सजे कई सुंदर लड़के जल्दी से उस ओर बढ़े और मुस्कुराते हुए उस खूबसूरत लड़की का स्वागत किया। सुंदर लड़की, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम कर्मवीर है, मैं 7वां राजकुमार हूँ। मेरा नाम महीम है, मेरे पिता एक मंत्री हैं। मेरा नाम है। यह सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। फायर ग्लास शहर का हर एक कुलीन परिवार का लड़का उसे अपने बारे में बता रहा था। उनकी आंखें रूबी से एक पल के लिए नहीं हट रही थी। उसकी गहरी आंखों में सभी कहीं खोसे गए थे। धीरे धीरे अमर और इरा के आसपास के लोग कम होते गए। अंत में परगत भी वहां चला गया। हेवंत और रजत भी उस ओर भाग गए। इरा के बगल में कोई नहीं था और यहाँ तक कि अमर जो उसके बगल में था वो भी पीछे की ओर मुड़कर रूबी को देख रहा था। इससे इरा बेहद दुखी हो गई। मैं भी तो देखूं कौन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। जो इरा की खूबसूरती का मुकाबला कर रही है। इरा ने एक जंगली बिल्ली जो गुस्से में नोच खाने को तैयार हो की तरह पीछे मुड़कर देखा। रूबी के आसपास अधिक से अधिक लोग जमा हो गए। तुम अपने साथ इस कचरे को यहाँ क्यों लाई हो? अरे यह भिखारी कहाँ से आया? अरुण, तुम किसी को उसे बाहर निकालने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यह भिखारी यहाँ कहाँ से आ गया? भला इस तरह का फटीचर व्यक्ति शाही भोज में कैसे आ सकता है? भिखारी, कचरा और फटीचर शब्द स्वाभाविक रूप से आर्यन के लिए बोले जा रहे थे। रूबी के भव्य कपड़ों की तुलना में उसके कपड़े वास्तव में सड़क के एक भिखारी के कपड़े जैसे थे। वो बिना किसी भव्यता का एक पतला सादा कपड़ा पहनकर आया था। वो रूबी से पूरी तरह से अलग लग रहा था। अरुण जो भीड़ के बीच में खड़ा था, अचानक उसकी भौहें फड़क उठी और जब उसने आर्यन को बारीकी से देखा तो वो थोड़ा कांप गया और फिर कांपते हुए होठों से उसके मुंह से एक हल्की आवाज निकली, यंग मास्टर आर्यन। वहीं दूसरी ओर आर्यन की नजरें भी अरुण पर थी और उसने जैसे कि उसके हाव भाव को पढ़ लिया था। इससे पहले कि वो आर्यन का नाम तेज आवाज में लेता, उसने मुस्कुराते हुए इशारे से कहा, इसे भूल जाओ। उसी समय अरुण भीड़ के बीच से निकलते हुए आर्यन के पास और नीची आवाज में कहा, यंग मास्टर आर्यन, ग्रैंड मास्टर ने मुझे पहले ही आदेश दे दिया है कि मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूं। पूर्ण हैरानी में आर्यन की पलकें थोड़ी उठी, फिर उसने अरुण की ओर देखा, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसका दिल कांप उठा और उसने अपने आप में सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी के महल में भी जासूस होंगे। यह जाहिर था, सिंह परिवार पिछले कई दशकों से यहाँ फायर ग्लास शहर में टिका हुआ था। हर एक कुलपति अच्छी तरह से जानता था कि शाही परिवार हमेशा से सिंह परिवार को अपने एक बड़े खतरे के रूप में मानता आया है। यही सिंह परिवार के लिए भी था। इसलिए भले ही वजरनाथ सिंह पिछले कई वर्षों से बंद दरवाजे के पीछे एकांत में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो हमेशा से सिंह परिवार के लिए चिंतित रहा था, तो उसने सिंह परिवार के सभी जासूसों को सक्रिय कर दिया था। अरुण भी उन्हीं जासूसों में से एक था। सिंह परिवार के जासूसों की शक्ति और ताकत सिंह सेना के बाद दूसरे स्थान पर थी। दूसरी तरफ सम्राट महल में प्रवेश करते हुए तीनों स्वर्ग संप्रदाय की बहनें पहुंची। जब वो सीढ़ियों पर थी तो वो दूर से ही महल के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा देख सकती थी, जो एक व्यक्ति विशेष के पास इकट्ठा थी। तारा की नजरों ने सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष को पहचाना, जो नौकर के कपड़ों में था। हाँ, आर्यन वहाँ अकेले क्या कर रहा है? उसने हैरानी और खुशी भरे मिले जुले भावों के साथ कहा। वर्षा के चेहरे पर भी खुशी झलक आई और उसने हंसते हुए कहा, आर्यन किस बात का इंतजार कर रहा है? तभी मेघा ने उन्हें नीची आवाज में याद दिलाया और कहा, कोई भी आर्यन को हमारी सजा के बारे में नहीं बताएगा। समझ में आ गया तुम दोनों को? बड़ी बहन, आप पहले ही 18,000 बार कह चुकी हैं, अब मेरे कानों में दर्द होने लगा है। तारा ने कानों में उंगली डालते हुए अजीब से भाव के साथ कहा। फिर वो हंसते हुए तेजी से भाग गई। उसे नहीं पता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी कि उसकी पीठ का घाव खुल गया, लेकिन जैसे ही वो आर्यन के बगल में पहुंची तो तेज दर्द के कारण उसके पैर डगमगाए और वो नीचे गिरने लगी।
आर्यन की आंखें और हाथ तेज थे। एक कदम के साथ उसने तुरंत तारा को कमर से पकड़ लिया। इस पर वर्षा हैरान रह गई और गुस्से में अपने दिल में बोली, आखिर इस लड़की के दिमाग में इतनी खुराफाती चालें आती कहां से हैं? हालांकि चाहे कुछ भी हो, उसे यह एक अच्छी चाल लगी थी। फिर उसने भी ऐसा ही किया और सब कुछ पहले की तरह दोबारा से हुआ। वो भी फिसल गई और गिरने ही वाली थी। क्योंकि उसकी हरकतें बहुत तेज थीं, तो उसकी पीठ पर चाबुक द्वारा लगा घाव अचानक खुल गया, जिससे उसका चेहरा दर्द से तुरंत पीला हो गया। एक के बाद दूसरी लड़की को गिरते देख आर्यन हैरान था, पर उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और वर्षा को भी गिरने से पहले कमर से पकड़ लिया। आर्यन के पैर थोड़े डगमगा रहे थे, तो उसने अपने दोनों हाथों में थोड़ी ताकत लगाकर दोनों लड़कियों को अपनी ओर खींच लिया। उन्हें देखते हुए अरुण हैरान रह गया और जोर से कहा, स्वर्ग संप्रदाय से मेघा, तारा और वर्षा आ गई हैं। आवाज बहुत तेज थी, जिसने तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया। फिर उन सभी ने आर्यन की ओर देखा। तारा खुशी से भरे चेहरे के साथ आर्यन के कंधे पर झुक गई। वर्षा का चेहरा भी आनंद से भरा हुआ था और उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। जब मेघा उनके पास पहुंची तो उसने अपनी आंखों के कोने से सामने खड़ी इरा और अमर को देखा और फिर जानबूझकर बोली, यंग मास्टर आर्यन, क्या आपके पास अभी भी कंधा है? फिर वो भी फिसल गई। फिर से आर्यन की आंखें हैरानी से फट गई, पर उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ से तारा को थोड़ा उछाला और उंगलियों की मदद से मेघा के छोटे हाथ को खींचा। मेघा ने अपने शरीर को घुमाया और सीधे आर्यन की छाती से आ चिपकी और तारा भी वापस अपने दाहिने हाथ पर आ गई। तीनों बहनें आर्यन से चिपकी हुई थी और उनका चेहरा खुशी से भर गया। आप लोगों का एक चैप्टर उधार रहा, मैं उसे आज नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा, पक्का। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।